स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। यहाँ से आपको मिलते हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस। इसके लिए डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, और इसके डाउनलोड करते ही आप जुड़ जाते हैं इंडिया के टॉप 100 एजुकेटर्स के साथ। मैं योगेश्वर मिश्रा इस प्लेटफॉर्म से आपको जो है जीएस में इंडियन हिस्ट्री पॉलिटी की क्लास ले रहा हूँ, और ऑप्शनल में जो है एंथ्रोपोलॉजी हिंदी माध्यम से क्लास ले रहा हूँ। ठीक है। देखिए, अनअकैडमी के द्वारा बहुत सारे कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, जैसे आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जैसे पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनसीईआरटी समरी, आंसर आईटी जो है कोर्सेज हैं, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है। ऑप्शनल कोर्सेज भी चलाए जा रहे हैं, हिस्ट्री है, करंट अफेयर्स हैं, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी है। तो आप किसी भी कोर्स में अपनी सुविधा अनुसार क्या कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट में एडमिशन ले सकते हैं, अपनी तैयारी को टॉप एजुकेटर के साथ एक कंप्लीट कर सकते हैं। जीएस सब्सक्रिप्शन में दो कोर्स अवेलेबल है, एक प्लस कोर्स है, दूसरा आइकनिक कोर्स है। प्लस कोर्स जो है 1 मंथ से लेकर 36 मंथ के लिए अवेलेबल है, और इसी प्रकार जो है आइकनिक कोर्स जो है 12 महीने, 24 महीने और 36 महीने के लिए अवेलेबल है। मेरा कोड UGM10 के साथ आप इसको एडमिशन लेते हैं तो आपको 10% का बेनिफिट्स मिलते हैं। इसी प्रकार ऑप्शन जो कोर्सेज हैं उसमें 1 मंथ से लेकर 36 मंथ के लिए अवेलेबल है स्टूडेंट्स। और जो है इसमें भी आप मेरा कोड UGM10 के माध्यम से एडमिशन लेते हैं, आपको 10% का बेनिफिट्स मिलता है। देखिएगा, यूपीएससी जो अभी कॉन्टेस्ट आयोजित किया जा रहा है, यूपीएससी के लिए कॉन्टेस्ट आयोजित किया जा रहा है अनअकैडमी के द्वारा, और फरवरी 7 तक होने वाला है, और इसके लिए एनरोल स्टार्ट है, तो आप जल्द से जल्द इसमें एनरोल हो जाइए। इस एग्जाम जो है इस फॉर्मेट में होगी, आपके ये जो कॉन्टेस्ट है इस फॉर्मेट में होगा जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और इसमें बहुत सारी जो है इनाम है, जिसमें रैंक 1 से 3 तक आपको 3 मंथ का यूपीएससी सीएससी जीएस प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा। रैंक 4 से लेकर 150 तक जो है 1000 का अमेजन वाउचर्स मिल रहे हैं आपको। ठीक है। इसी प्रकार अन अकेडमी के द्वारा न्यू बैचेस जो अनाउंसमेंट किए गए हैं 2021-22 और 2023 के लिए, तो जल्द से जल्द जो है आप एडमिशन लीजिए, अपने तैयारी को जो है टॉप एजुकेटर्स के माध्यम से क्या कीजिए, प्रारंभ कीजिए। ठीक है। आपके स्क्रीन पर ये कोर्सेज दिख रहे हैं जो 25 जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। क्लियर है। और जल्द से जल्द ये काम कीजिए, क्योंकि 25 तारीख से जो है यह इसका प्राइस जो है वो बढ़ने वाला है। इसलिए जल्दी से जल्दी जो है आप इसमें एडमिशन लीजिए, और तैयारी जो है टॉप एजुकेटर के साथ स्टार्ट कीजिए। ठीक है। स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के लिए मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का 1885 से लेकर 1920 के संदर्भ में लाया हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, और उससे लेकर जो है असहयोग आंदोलन तक जो है सभी प्रकार के कॉन्सेप्ट और फैक्ट जो है इस पर कवर करने की कोशिश करते हैं। और साथ में मैं आप लोगों को एमसीक्यू भी लाए हूँ और क्लास के बीच बीच में मैं आपको एमसीक्यू देते रहूंगा, आप उसका आंसर जरूर प्रोड्यूस करेंगे। और मेरे क्लास में आप को सावधानी पूर्वक अगर पढ़ते हैं और ध्यान लगा के पढ़ते हैं तो सारे एमसीक्यू जो है आपके इससे बनते हैं। क्लियर चीज है ये जो क्लासेस है मेरा, यह जो बच्चे जो है जीएस लेकर जो है जीएस के संदर्भ में इंडियन हिस्ट्री जो है प्री और मेंस जो है दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको पता चलेगा कि किसी आंसर राइटिंग कैसे करना है, क्या क्या कंटेंट्स हमारे आंसर राइटिंग में होना चाहिए अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो। ठीक है। और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट्स तो आपको मिल ही रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट और फैक्ट के साथ जो है इस क्लास को मैं आपके लिए लाया हूँ, इस कोर्स को मैं लाया हूँ। और यहाँ पर जो है मॉडर्न इंडिया के संदर्भ में हम 1885 से, मतलब कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1920 तक असहयोग आंदोलन तक जो है हम सारे विभिन्न पक्षों को हम क्या करते हैं इसके अंदर मैंने कवर करने की कोशिश किया है। तो आप बिल्कुल बने रहें और क्लास करते रहें, और मेरे क्लास को लाइक करें, शेयर करें। क्लियर चीज है ये। तो हम स्टार्ट करते हैं मॉडर्न इंडिया के संदर्भ में। तो मॉडर्न इंडिया के संदर्भ में बोलते हैं, देखते हैं, हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह जो समय था क्या था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आरंभ का समय था और विकास था। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो विकास हो रहा है, या ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो विकास का समय है, यह भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का समय था। तो भारत के राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे उसको हम लोग एक पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं, उसके बाद सीधा हम कांग्रेस की स्थापना पे आते हैं। ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ हो रहा है। ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ में राष्ट्रवाद का महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण भूमिका था। ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे, इसको हम देखते हैं। तो देखते हैं, हम देखते हैं स्टूडेंट्स की, देखिएगा मैं आपको यहाँ पे
फैक्ट्स डिक्टेट कर रहा हूँ, कौन सा आपको तथ्य बता रहा हूँ। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना बहुत तेजी से विकसित हो रही थी और भारत में एक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, ठीक है। और ब्रिटिश शासन ने ही भारतीय राष्ट्रवाद के भौतिक, नैतिक और बौद्धिक आधार प्रदान किए थे, ठीक है। ये समझिएगा इस बात को, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे और यही भारतीय राष्ट्रवाद ने क्या किया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को क्या किया, प्रेरित किया, और जिसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है प्रारंभ होता है, ठीक है। तो इसके हम कुछ तथ्यों को हम देखते हैं, देखिएगा। एक राजनीतिक इकाई, आर्थिक और प्रशासनिक एकीकरण किसके द्वारा किया गया, यह अंग्रेजों के द्वारा किया गया। देखिए कैसे हो रहा है, एक समान मुद्रा, कानून, रेलवे और डाक तार की एकीकृत व्यवस्था और आर्थिक शोषण, अंग्रेजों के आर्थिक शोषण की नीतियों ने क्या किया, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण बने। तो कौन कौन को बन रहा है, देखिएगा। राजनीतिक एकता, भारत में ये ब्रिटिश भारत का एक भाग हो गया था और ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत जो है एक जैसे क्या हो गया था, समान मुद्रा का प्रचलन था, कानून एक जैसी थी, रेल के माध्यम से और डाक तार की एकीकृत जो व्यवस्था थी उसके माध्यम से क्या हो रहा है, राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है। क्लियर चीज है ये। फिर देखते हैं विदेशी प्रभुत्व का परिणाम। अब विदेशी दासता की गुलामी से भारत के सभी पार्ट के लोग क्या थे, वह त्रस्त थे। इसलिए भारतीयों में जो है विदेशी प्रभुत्व के कारण जो है उनके विरुद्ध जो आक्रोश था, उसने क्या किया, पूरे भारतीयों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। तीसरा जो है देखते हैं पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव, ठीक है। पाश्चात्य शिक्षा के अंतर्गत देखेंगे रूसो, पेन, मिल, वाल्थियर, वेल्थम और फ्रांस और अमेरिकी क्रांति के आदर्श, जर्मनी और इटली के एकीकरण से प्रेरणा लिया और समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व और मानवतावाद की नीतियों के कारण जो है भारत में क्या हो रहा है, राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया जा रहा है। और अंग्रेजों की रंग भेद नीति और जातीय अहंकार की भावनाओं ने क्या किया, भारत में राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और उसके साथ हम देखते हैं प्रेस और साहित्य की भूमिका, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रारंभ करने में या भारत में राष्ट्रवाद के उदय में जो है वह प्रेस और साहित्य की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी, ठीक है। महत्वपूर्ण जो समाचार पत्र समाज कौमुदी, मीरातुल अखबार, ठीक है, राफ्त गुफ्तार, ये सब जो है विभिन्न प्रकार के जो हैं राष्ट्रवादियों के द्वारा क्या है अखबार को निकाला गया, जिसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को स्टार्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। और साहित्य की हम बात करते हैं तो उस समय जो है अंग्रेजी माध्यम में को भारतीय लोगों को ज्ञान हो चुका था। जब अंग्रेजों ने जब भारतीय लोगों ने विदेशी लिटरेचर को पढ़ा और भारतीय लिटरेचर से इसकी तुलना की तो कहा कि हमारा लिटरेचर तो इन लोगों से बहुत ही पहले लिखा गया है और पूरा जो है हम हम इनसे किसी प्रकार से कम नहीं है। तो फिर लोगों को पता चला कि भैया ये जो अंग्रेज जो है या जो विदेशी सरकार है वह भारतीयों में हीन भावना डालकर क्या कर रही है, इनका उद्देश्य जो है हीन भावना डालकर लंबे वर्षों तक जो है भारत को गुलाम बनाने की मंशा है। और इसी मंशा से जो है वहाँ के तत्कालिक जो विद्वान थे जिसमें राजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी इत्यादि लोगों ने क्या किया, प्रेस और साहित्य के माध्यम से लोगों को जो है पुनर्जागरण करने का काम किया। और इसके संदर्भ में बहुत सारे जो हैं भारतीय समाज में जो धार्मिक सामाजिक बुराइयां जो फैली हुई थी उसको दूर करने का उन्होंने प्रयास किया और इसके लिए अभियान चलाए, ठीक है। राजनीतिक संस्थाओं का योगदान था, राजनीतिक संस्थाओं में सबसे बात करते हैं तो राजनीतिक संस्थाएं जो स्थापित हो रही है उसमें 1885 में जो संस्था स्थापित होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका थी भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण में, ठीक है। लिंटन की प्रतिक्रियावादी नीतियों ने, लॉर्ड कर्जन की नीतियों ने भारत में राष्ट्रवाद की प्रेरणा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और तत्कालिक जो कारण था वह था इलवर्ड बिल विवाद, ठीक है। तो इलवर्ड बिल विवाद को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा जब वायसराय पढ़ाऊंगा, क्लियर चीजें। तो इलवर्ड बिल विवाद ने भी भारत में क्या किया, राष्ट्रवाद, इसका पूरे भारतवर्ष में क्या हो रहा है, इस बिल का विरोध हो रहा है तो इसके विरोध में भी क्या हो रहा है, राष्ट्रवाद का उदय को हम प्रेरित कर रहे हैं, ठीक है। तो समाचार पत्र पत्रिकाओं के अलावा
हम बात करते हैं समाचार पत्र पत्रिकाएं तो हैं ही भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण। धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके साथ साथ जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी ने भी भारतीयों में जो है क्या किया, राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया। और उसी का परिणाम हुआ कि पूरे भारतवर्ष के द्वारा जो है लोगों के द्वारा सहयोग से जो है विभिन्न प्रकार के जो आंदोलन चलाए गए, जिसमें पूरी भारत की जनता जो है बढ़ चढ़ कर भाग लिया, जिसको आज हम पढ़ेंगे। क्लियर चीज है ये। तो भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में किसका किसका योगदान है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण है, उसको एक एक लाइन में आप लोगों को मैं यहाँ बताया, जिसको हम आगे और भी डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है। यह क्लास जो मेरा है, जो मेंस के एग्जाम दे रहे हैं बच्चे और प्री के एग्जाम पॉइंट ऑफ से, दोनों ही एग्जाम पॉइंट से ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ इस पोर्शन से प्री और मेंस में जो है आपकी ज्यादातर क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। तो हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को देख रहे हैं। ठीक है। तो देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की हम तिथि की बात करते हैं तो ये 28 दिसंबर 1985 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होता है। ठीक है। और यह जो स्थापना करते समय जो बैठक होती है वो कहाँ होती है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज कहाँ होती है, यह मुंबई में हो रही है। ठीक है। संस्थापक जो थे वो कौन थे, ए ओ ह्यूम थे। ये सब आप लोग जान रहे हैं। और इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है। व्योमेश चंद्र डब्ल्यू सी बनर्जी इनको कहा जाता है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और प्रथम अधिवेशन में लगभग 72 सदस्य जो है इसमें उपस्थित थे। और उस समय भारत के वायसराय जो है लॉर्ड डफरिन थे। क्लियर चीज है ये। इसको आप लोग देख लीजिएगा। क्लियर चीज है ये। तो कब स्थापना हुआ, यह डेट डेट इंपॉर्टेंट होता है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको देखिएगा 28 दिसंबर 1985 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हो रही है, स्थापना हो रही है। कहाँ हो रही है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई। प्रथम अध्यक्ष थे डब्ल्यू सी बनर्जी, संस्थापक एओ ह्यूम। प्रथम अधिवेशन में 72 लोगों ने भाग लिया। और वायसराय कौन थे, डफरिन थे। क्लियर है चीज। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे क्या क्या कारण था उसको हम देखते हैं। तो देखेंगे जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हम स्थापना हो रही है तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना का विकास हुआ और भारत में एक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन का आरंभ हो रहा है। और इसका प्रचार सिर्फ नवोदित मध्यम वर्ग तक ही सीमित नहीं था, बल्कि समाज के विभिन्न तबकों के लोग, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्ग, भूमिपति, जमींदार, कृषक, श्रमिक, सभी अपने हितों के लिए आंदोलन और संगठन का रास्ता अपना रहे थे। आवश्यकता इस बात की थी कि इन सभी प्रयासों को एकबद्ध और संगठित कर किसी राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की जाए जो पूरे देश के विभिन्न वर्गों के हितों की सुरक्षा कर सके और आंदोलन को नेतृत्व प्रदान कर सके। इस कार्य को बखूबी अंजाम देने वाली संस्था थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है। और संगठन अखिल भारतीय संगठन के विचार को ठोस और अंतिम रूप देने का श्रेय जो है वो यो ह्यूम को जाता है। और उन्होंने दिसंबर 1885 में 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में क्या किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव रखी। और कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहीं पर संचालित होता है, जिसकी अध्यक्षता जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। स्थापना के समय कांग्रेस ने अपना निम्न लक्ष्य घोषित किया था, देखिएगा, देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रवादी राष्ट्रीय राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध को बढ़ावा देना। दूसरा, धर्म जाति या क्षेत्र के आधार पर भेदभाव किए बिना राष्ट्रीय एकता की भावना को विकास करना। तीसरा, जनता की मांगों को संकलित करना और उन्हें सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना। और देश में जनमत का प्रशिक्षण तथा संगठन तैयार करना। तो ये महत्वपूर्ण जो 4 पॉइंट्स हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का जो उद्देश्य था, जो शुरुआती तौर पर इन्होंने घोषणा की थी, ये घोषणा में निम्नलिखित बातें हैं जो आपके मेंस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 1886 में कलकत्ता में आयोजित द्वितीय अधिवेशन में कांग्रेस ने अखिल भारतीय स्वरूप ग्रहण कर लिया
और इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, और उन्होंने अपनी संस्था इंडियन एसोसिएशन को कांग्रेस में विलय कर दिया। ठीक है, तो 1886 में जो है स्थापना के 1 साल के अंदर ही इसने अखिल भारतीय स्वरूप अपना ग्रहण कर लिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। तो देखेंगे, देखिएगा, हम एक बात आता है कि सेफ्टी बॉल्व या तड़ी चालक का हम कहते हैं, तो कुछ हमको इसलिए चाहते हैं कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे हम एक कारण देते हैं, या सेफ्टी बॉल या तड़ित चाल या ट्रिगर का काम करता है, उसके पीछे विद्वानों का अपना अपना मत है। ठीक है, तो कांग्रेस के विद्वानों का मत है कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे ह्यूम का मुख्य उद्देश्य था शिक्षित भारतीयों में बढ़ रहे असंतोष को सुरक्षित निकासी के लिए एक सेफ्टी बॉल्व की व्यवस्था करना, परंतु यह मान्यता भ्रामक है और अपर्याप्त है। ह्यूम भारत तथा इसके गरीब किसानों के वास्तविक शुभचिंतक थे और श्रेष्ठ उद्देश्य और विचारों से प्रेरित थे। और दूसरी तरफ कांग्रेस के आरंभिक नेताओं ने एक पूर्व अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा स्थापित संगठन को तड़ी चालक के रूप में देखा, और जिसके माध्यम से वे अपने असंतोष को अभिव्यक्त कर सकते थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं सरकारी प्रतिक्रिया, बात करते हैं सेफ्टी वॉल्व और तड़ी चालक का कंसेप्ट समझ में आ रहा है। यह कांग्रेस की जो कुछ प्रारंभिक नेता हैं या उसके संदर्भ में उन्होंने बात कहा, और ये एक तरह से आरोप लगता था सेफ्टी वॉल्व का कॉन्सेप्ट किसके, ह्यूम के ऊपर या अंग्रेजों के ऊपर, जबकि कुछ ने क्या देखा, इसको तड़ी चालक या ट्रिगर के रूप में माना। इस तरफ से आप इसको देखेंगे। ठीक है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो देखिएगा सरकारी प्रतिक्रिया क्या थी। स्थापना के आरंभ से लेकर आने वाले समय में सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति शंका और विरोध का रहा। कांग्रेसी नेताओं को निष्ठावान द्रोही, राजद्रोही, खूंखार खलनायक इत्यादि शब्द कहे गए। वायसराय डफरिन ने कांग्रेस को अत्यंत अल्पमत का प्रतिनिधि कहकर उसका मजाक उड़ाया, और करजन ने लिखा था, कांग्रेस धराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है, और जब तक मैं भारत में हूं मेरी यह महत्वाकांक्षा है कि मैं इसके शांतिपूर्वक निधन में सहायता करूं। तो अलग अलग देखिएगा वायसराय कांग्रेस के संदर्भ में क्या है, विचार है। सरकार ने कांग्रेस के कार्यक्रमों में प्रति शंका जाहिर करते हुए फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई, और सर सैयद अहमद खां, शिव प्रसाद आदि लोगों ने कांग्रेस के विरोधी संगठन के लिए उस्काया। ठीक है, सैयद अहमद खान और शिव प्रसाद इत्यादि को उन्होंने कांग्रेस के विरोधी संगठनों के लिए उठाया। तो ये सरकारी प्रतिक्रिया थी। सरकारी प्रतिक्रिया था कि सरकार जो है कांग्रेस को हमेशा क्या देखी, उसके कार्यक्रमों को शक की दृष्टि से देखा, और वह नहीं चाहती थी कि कांग्रेस का जो लोकप्रियता हो पूरे भारतवर्ष में स्थापित हो, क्योंकि कांग्रेस जो है क्या है, सभी धर्मों के लोगों को एक मंच पर लाने का प्रयास कर रही थी, और बहुत हद तक इसमें जो है सफल भी हो रही थी। जिसका अंग्रेजों को था कि जब एक मंच के अंदर सभी भारतीय लोग आ जाएंगे तो क्या होगा, तो स्वतंत्रता का और स्वराज्य की मांग जो है वह तेजी से उठने लगेगा। इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, कांग्रेस के आदेश में उन्होंने क्या किया, समाज के एक वर्ग को तैयार किया, और भारत में जो है फूट डालो और शासन करो की नीति का उन्होंने शीघ्रता जल्द से पालन करना प्रारंभ कर दिया। क्लियर है, तो सरकारी प्रतिक्रिया है कांग्रेस के संदर्भ में, आप इसको देखिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कांग्रेस के जो दो दल होते हैं, अक्सर मुख्य परीक्षाओं में भी क्वेश्चन आते हैं, एक होता है नरम पंथ होता है, दूसरा गरम पंथ होता है। तो नरम पंथ गरम पंथ ये क्या कॉन्सेप्ट है, इसको हम देखते हैं। तो देखते हैं कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1885 से लेकर 1905 तक, ठीक है, 1905 तक कांग्रेस के में जिन लोगों का वर्चस्व था उसे नरमपंथी कहा गया। ठीक है, प्रमुख नरमपंथी नेता थे जैसे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो समझेंगे इसको आप लोग। उद्भव से लेकर 1905 तक कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जिन लोगों का जब वर्चस्व रहा है उसे हम नरमपंथी कहते हैं। तो नरमपंथी नेताओं के मांगे क्या थी, नरमपंथी को मॉडरेट्स भी कहा जाता है। नरमपंथी नेता संविधान की सीमा में रहकर आंदोलन चाहते थे, और उन्होंने सरकार के प्रति किसी भी प्रकार के जुझारूपन का विरोध किया। उनकी मांगे निम्नलिखित थी, भारतीयों का प्रतिनिधित्व जो है वह परिषदों में बढ़ाना चाहते थे, और काउंसिल का विस्तार हो,
और उसकी कार्यप्रणाली में सुधार किया जाए। इनकी संवैधानिक मांगे थी, ये संविधान के दायरे में रहकर क्या करना चाहते थे, आंदोलन चलाना चाहते थे और अपनी मांगों को शांतिपूर्वक तरीके से रखने के पक्ष में थे। ठीक है, सार्वजनिक कोष पर नियंत्रण की मांग कर रहे थे और बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं का उन्होंने नारा दिया। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के तर्ज पर भारतीयों को ही स्वशासन दिया जाए, मतलब डोमिनियन स्टेटस की यह बात कर रहे थे। ठीक है, आर्थिक सुधारों में क्या मांग कर रहे, देखिएगा, भारतीय उद्योगों और व्यापार को संरक्षण और प्रोत्साहन दिया जाए। उन्हें भारी करों को भारत की गरीबी का एक कारण बताया और नमक कर खत्म करने और जमीन की मालगुजारी घटाने की मांग की। प्रशासनिक और सैनिक खर्चों को कम करने की मांग की। ठीक है, इनके प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत देखें क्या मांग कर रहे थे, प्रशासनिक सेवाओं की उच्चतर पदों पर भारतीयों को नियुक्ति हो, प्रशासनिक खर्चे को कम करने की मांग कर रहे थे, न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथकीकरण की मांग कर रहे थे, ज्यूरी प्रथा को बढ़ाने की मांग कर रहे थे। ठीक है, जनता के कल्याणकारी कार्यों में सरकार अपने हाथों में ले, आपातकाल में राहत, शिक्षा, कृषि और मजदूरों के हित, चिकित्सा स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का विस्तार हो, और उन्होंने श्रमिक कल्याण संबंधी कानूनों की मांग की थी और पुलिस प्रणाली में सुधार की मांग कर रहे थे। ठीक है, ये बहुत सारे जो मांगे हैं जो नरमपंथियों के द्वारा जो है सरकार से किया जा रहा था। और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के संबंध में उन्होंने कहा कि भाषण, विचारों को व्यक्त करने और प्रेस की स्वतंत्रता दी जाए। क्लियर है, तो ये जो है नरमपंथियों के द्वारा जो है अपने मांगे थी, संवैधानिक मांगे, आर्थिक सुधार मांगे, प्रशासनिक सुधार और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के संदर्भ में अपनी ये मांगे थी, जो सरकार के समक्ष जो है धरना प्रदर्शन के माध्यम से वो सरकार को इन चीजों से अवगत करवाते थे। ठीक है, तो तो ये नरमपंथियों की कार्यप्रणाली कैसी थी, उनकी रणनीति कैसी थी, राजनीतिक आंदोलनों के तरीके क्या थे, तो हम देखते हैं राष्ट्रवादियों की धारणा थी कि ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश जनता को भारतीयों की वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं है। अगर उन्हें यह ज्ञान दिया जाए, इनको ज्ञान करा दिया जाए, तो ब्रिटिश सरकार जो है वो रूपांतरित करके राष्ट्रीय शासन में बदला जा सकता है, ब्रिटिश शासन को रूपांतरित करके राष्ट्रीय शासन में बदला जा सकता है। और उन्हें अंग्रेजों की न्याय प्रणाली पर पूर्ण विश्वास था, किसको, नरमपंथियों का। उनको मानना था कि अभी सीधी चुनौती देने का समय नहीं है और ब्रिटेन के साथ भारत का राजनीतिक संबंध जो है वह भारत के हित में ही होगा। ये सिद्धांत पर, कार्यप्रणाली पर नरमपंथियों का शुरुआती दौर में मानना था। ठीक है, तो नरमपंथी नेता जो है दो दिशाओं में कार्य कर रहे थे। पहला, भारत में शक्तिशाली जनमत तैयार करना और राष्ट्रीय भावना और राजनीतिक चेतना जागृत करके जनता को संगठित करने की बात कर रहे थे। ठीक है, दूसरा, राष्ट्रवादियों द्वारा प्रस्तुत मांगों की दिशाओं में ब्रिटिश सरकार को सुधार के लिए तैयार करना और इसके लिए कानून की परिधि में आंदोलन तथा व्यवस्थित और क्रमिक राजनीतिक प्रगति तथा जनता की मांगों को याचिकाओं, स्मरण पत्र, प्रस्ताव, भाषण और सभाओं के माध्यम से अधिकारियों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे थे, जिसको गर्मपंथियों ने क्या कहा, अनुनय और विनय की नीति के माध्यम से अपनी मांगों को जनता सरकार के समक्ष रख रहे थे। क्लियर है, कानून के दायरे में कार्य कर रहे थे। तो ठीक है, इनके दो दिशाओं में कार्य कर रहे थे, एक राष्ट्रीय भावना को जागृत कर रहे थे, राष्ट्रवादी आंदोलन भावना को जागृत कर रहे थे, जनमत तैयार कर रहे थे, राष्ट्रीय चेतना फैला रहे थे, जनता को संगठित करने का काम कर रहे थे। और दूसरा, सरकार के समक्ष जो है नागरिक सुधारों के लिए, राजनीतिक सुधारों के लिए, आर्थिक सुधारों के लिए क्या कर रहे थे, अपनी राजनीतिक मांगों को याचिकाओं के माध्यम से, स्मरण पत्रों के माध्यम से, प्रस्तावों के माध्यम से, भाषणों के माध्यम से, सभाओं के माध्यम से अवगत करा रहे थे। ठीक है, नरमपंथियों की उपलब्धि क्या है देखेंगे। नरमपंथी नेताओं पर अक्सर यह आरोप लगता है कि उन्होंने नेतृत्व में कोई उपलब्धि हासिल नहीं की, लेकिन फिर भी आरंभिक राष्ट्रीय आंदोलन को असफल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आरंभिक राष्ट्रीय आंदोलन का एक व्यापक राष्ट्रीय जागरण लाने और लोगों में यह भावना भरने में सफल रहा कि भारत एक राष्ट्र है। ठीक है, और भारतीय लोगों को राजनीतिक कला में प्रशिक्षित किया, जनतंत्र और राष्ट्रवाद के विचारों को उन्होंने पूरे भारतवर्ष के संदर्भ में लोकप्रिय बनाया।
ब्रिटिश शासन द्वारा धन का अपवहन और शोषण की प्रणाली का पर्दाफाश करने में नरमपंथी नेता पूर्णतः सफल रहे हैं और उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के शोषक चरित्र को स्पष्ट उजागर किया है। ठीक है, उन्होंने जनता को, चौथा देखिए, उन्होंने जनता को आधुनिक दृष्टिकोण प्रदान किया और राष्ट्रीय आंदोलन को धर्मनिरपेक्षता के आधार पर सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। ठीक है, उन्होंने आर्थिक शोषण के स्वरूप को जनता के सामने विस्तारित रखा और ब्रिटिश शासन के इसके लिए उत्तरदायी ठहराया और अखिल भारतीय आंदोलन का एक ढांचा तैयार किया। और क्लियर चीज है ये सब जो है काम किसके द्वारा किया गया है? नरमपंथियों के द्वारा किया गया है। यह नरमपंथियों की उपलब्धि है, इसलिए कहना उचित नहीं है कि नरमपंथियों ने कुछ काम नहीं किया है। क्लियर है? नरमपंथियों ने क्या किया? भारत के संदर्भ में एक राष्ट्रीय विचारधारा को पूरे भारतवर्ष के संदर्भ में तैयार किया। ठीक है, अखिल भारतीय आंदोलन का ढांचा तैयार किया और जनता को जो है राजनीतिक रूप से जागृत करने का कार्य किया है, राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित करने का काम रणपंथियों के द्वारा किया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं गरमपंथी। तो नरमपंथी की बात कब, गरमपंथी कब करते हैं? ठीक है, एक्समेटिस की बात करते हैं तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं सदी के प्रारंभ में कांग्रेस की नरमपंथी नीतियों के विरुद्ध जो है युवाओं में उस समय के खास असंतोष बढ़ता जा रहा था। कांग्रेस के पुराने नेताओं और उनकी भिक्षा याचना की नीति ने कांग्रेस की स्थिति को हास्यास्पद बना रखा था। फलस्वरूप कांग्रेस में एक तरुण दल का उदय हुआ जो पुराने नेताओं के ढोंग एवं आदर्श का कड़ा आलोचना किया था और वह गरमपंथी उग्रवादी गुट बना जिसके नेता थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष जो है प्रमुख नेताओं में गिने जाते हैं। क्लियर चीज है ये, तो याद रखिएगा। इसके उदय के क्या कारण थे? देखिए, नरमपंथी की जो अनुनय विनय की नीति थी उसकी असफलता जो है गरमपंथियों को जो है वह क्या उसको उदय का कारण बना। ब्रिटिश शासन के सही स्वरूप की पहचान उनको हो गई, वो आर्थिक शोषण प्रणाली से अवगत थे, साम्राज्यवादी हित शिक्षा के प्रचार में बाधा और राष्ट्रीय नेताओं की दमन की जो प्रकृति थी उससे ये समझ गए कि ब्रिटिश सरकार जो है भारत को स्वशासन देने के पक्ष में नहीं है। ठीक है, अंग्रेजों के जो द्वारा जो दमनकारी नीतियां चलाई गई, जैसे 1892 का परिषद एक संसद को सरकार को विरोध का अपराध घोषित, सरकार का अगर कोई विरोध करता था उसे अपराधी घोषित कर दिया जाता था। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1904 और बंगाल का विभाजन 1905 जो है यह जो है दमनकारी नीतियों ने के कारण जो है उन्होंने क्या किया, उग्रवादियों ने या गरमपंथियों को उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, अकाल या महामारी के समय जो है सरकार द्वारा अपर्याप्त राहत और प्रशासन की असंवेदनशीलता के कारण जो है गरमपंथियों के उत्पत्ति का कारण बनता है। ठीक है, धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों से उन लोगों के में आत्मविश्वास बढ़ा हुआ था। अंग्रेजों की रंग भेद की नीति और कर्जन की रंग भेद की नीति को सबसे अवगत करवाया और यह रंग भेद नीति के कारण जो है उग्रवादी जो न गर्मपंथी जो हैं ठीक है, वह अंग्रेजों से नफरत करने लगे। राष्ट्रीय नेताओं की यातना दी गई, जैसे 1997 में नाटो बंधुओं पर बिना मुकदमा चलाए देश से निर्वासन और तिलक को जो है 18 माह को कैद कर दिया गया। शिक्षित भारतीयों में बेकारी और असंतोष फैलता जा रहा था उसके अगेंस्ट में, और उस समय बहुत अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हुई, जैसे 1896 में एबिसिनिया की इटली पर विजय, 1905 में जापान की रूस पर विजय और आयरलैंड का विद्रोह इत्यादि ने क्या किया, गरमपंथियों को इंस्पायर्ड किया। लाल बाल पाल का कुशल नेतृत्व मिला उनको और तिलक ने गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव शुरू किया और मराठा और केसरी के माध्यम से लोगों को क्या किया, अपने विचारों को और स्वतंत्रता के आदर्शों से अवगत करवाया। ठीक है, इन सभी कारणों से क्या हो रहा है, जो है गरम पंथ का जो है उदय हो रहा है और इसमें लाल बाल पाल का जो है कुशल नेतृत्व आप देखेंगे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जो हैं शुरुआती तौर पर जो है
पंथी को उन्होंने क्या किया, संगठित किया। गर्मपंथी जो नेता है वह भी हिंसा को सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन क्या चाहते थे वह इफेक्टिव तरीके से क्या करते थे, अपने मांगों को जो है सरकार के समक्ष रखना चाहते थे। ठीक है, तो देखेंगे तो गर्मपंथी नेताओं की मांगे नरमपंथियों से ज्यादा अलग नहीं थी। गर्मपंथियों का मानना था कि ब्रिटिश शासन के रहते भारत तरक्की नहीं कर सकता, और उन्होंने स्पष्ट घोषणा कर दी कि राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य जो है स्वाधीनता और स्वराज प्राप्त करना है। ठीक है, अंग्रेज भारतीयों का शोषण करते रहेंगे, और उन्हें अंग्रेजों की न्यायप्रियता पर कहीं विश्वास नहीं था, जैसा गर्मपंथी नरमपंथी विश्वास करते थे, उनको किसी प्रकार के अंग्रेजों की न्यायप्रियता पर विश्वास नहीं था। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से पूर्ण स्वराज या स्वतंत्रता की मांग की, और उनकी सभी मांगे लगभग नरमपंथियों के समान ही थी, लेकिन इन मांगों की पूर्ति के लिए सरकार के समक्ष विरोध करने का निश्चय किया। अनुनय विनय की नीति के माध्यम से अब काम नहीं चलेगा, उनका ऐसा मानना था। ठीक है, तो गर्मपंथियों की रणनीति क्या थी? तो गर्मपंथी जो है नरमपंथियों के अनुनय विनय नीति का भरोसा उन पर नहीं था, जबकि गर्मपंथी नेता जो समझते थे कि उनकी मांगे पूरी नहीं हो सकती, इसके लिए शक्ति त्याग की आवश्यकता होगी, और संविधान के भीतर ब्रिटिश शासन को अहिंसात्मक विरोध वो भी करना चाहते थे, और प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से मांगे प्रस्तुत करने की बजाय उनकी रणनीति जो है सामूहिक जन आंदोलन करने की थी। मतलब 4-5 लोग जाके सरकार से मिले, इनके फेवर में ना होकर क्या थे, वह सामूहिक जन आंदोलन के फेवर में थे। और गर्मपंथी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को वह देशव्यापी बनाना चाहते थे, और पूरे देश भर में अंग्रेजों की इस मंशा को उजागर करना चाहते थे, भारत की समस्त जनता को इसमें शामिल करना चाहते थे, जबकि नरमपंथी लोग केवल इसको बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। ठीक है, वे जनता को राष्ट्रीय आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ना चाहते थे, और जनता की शक्ति पर उनको पूरा भरोसा था। ठीक है, गर्मपंथियों का मानना था कि जनता को दमन सहने, आत्म बलिदान और त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, गर्मपंथियों की उपलब्धि क्या थी देखेंगे, उन्होंने महिला, शहरी गरीब, छात्र और युवाओं को भी इस आंदोलन में जोड़ा। गर्मपंथी राष्ट्रीय आंदोलन को उच्च शिक्षित मध्यम वर्ग से निकालकर निम्न वर्ग के बीच लाने में सफल रहे। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट से देखिएगा, अंग्रेजों के विरोध को राष्ट्रीय स्वरूप दिया इन्होंने। तीसरा, गर्मपंथियों ने उग्रवाद की रणनीति का जो प्रसार किया, उसे भावी उग्रवादी और क्रांतिकारी आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार होती है। इन आंदोलनों के बाद में ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें जो है हिलाकर रख दी। गर्मपंथ आंदोलन की कमियां देखेंगे, यद्यपि गर्मपंथी आंदोलन देश के एक बड़े वर्ग में राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करने में सफल रहे, परंतु इस धारा को भी अपनी सीमाएं थी। जैसे वे जनता को सकारात्मक नेतृत्व नहीं दे सके, उन्होंने जनता को जागृत तो कर दिया, परंतु यह निश्चित नहीं कर पाए कि जनशक्ति का प्रयोग कैसे किया जाए। वे विश्वास में उग्र थे, किंतु व्यवहार में वह संविधानवादी थे। उनका प्रभाव मूलतः शहरी मध्यम वर्ग तक सीमित था, किसानों सहित आम जनता तक उनकी पहुंच नहीं हो सकी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, उग्रवाद के जन्म तथा विकास ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर बहुत स्वस्थ प्रभाव डाला, और उग्रवादियों द्वारा अपनाए गए साधनों ने राष्ट्रीय आंदोलन के कार्य क्षेत्र को व्यापक बनाया, और राष्ट्रीय आंदोलन की वेगवती धारा को मध्यम वर्गों तथा जनसाधारण तक पहुंचाने में यह महत्वपूर्ण काम किया। इस पॉइंट्स को आप मुख्य परीक्षा में आप दे सकते हैं। क्लियर चीज है ये। तो ये गर्मपंथियों का जो है वह योगदान है, इसको आप जरूर देखिएगा। गर्मपंथियों का राष्ट्रीय आंदोलन की कमियां या योगदान की हम बात करते हैं। ठीक है, तो अब आपके क्वेश्चन में आते हैं कि नरमपंथी और गर्मपंथियों में क्या अंतर है। तो हम पहले तो हम देखते हैं नेता कौन है। अंतर, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाजपत राय, बीपी चंद्रपाल और अरविंद घोष। ठीक है, ये प्रमुख अंतर देखेंगे। ब्रिटेन के साथ भारत का राजनीतिक संबंध नागरिकों के हित में, ब्रिटिश शासन के रहते भारत में तरक्की नहीं कर सकता, स्वराज की मांग कर रहे थे ये। ठीक है, गर्मपंथी।
और नरमपंथी क्या ब्रिटिश शासन को रूपांतरित करके राष्ट्रीय शासन में बदलना चाहते थे। ये अंग्रेज भारतीयों का सदैव सामाजिक शोषण करते रहेंगे, उनका ऐसे विश्वास था। अंग्रेजों की न्यायप्रियता पर इनको पूर्ण विश्वास था, इनको न्यायप्रियता पर जो है पूर्ण विश्वास नहीं था। ब्रिटिश सरकार जनता को भारत की वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं है, उनको बोलते थे मांगे पूरी करने के लिए वह शक्ति, त्याग, बलिदान की आवश्यकता पर ज्यादा बल देते थे। कानून की परिधि में एक आंदोलन चलाते, ये भी कानून की परिधि में आंदोलन चलाते थे, संविधान के अनुसार चलाना चाहते, लेकिन वह उग्र था, किंतु व्यवहार में यह क्या थे, संविधानवादी थे। विश्वास में ये उग्र थे, ठीक है, लेकिन इनका क्या थे, संविधानवादी ये भी थे। अनुनय विनय ज्ञापन प्रतिनिधियों की नीति पर इनको भरोसा था। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलनों को देशव्यापी स्तर पर चलाने के यह समर्थन थे, ठीक है। और देखेंगे जनता की मांगों को अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए याचिका, स्मरण पत्र और भाषण प्रस्ताव सभा जो गर्मपंथियों करते थे, ये अहिंसक प्रतिरोध, सामूहिक आंदोलन, बहिष्कार और आत्म बलिदान की बातें करते थे, ठीक है। और नरमपंथियों का मानना था कि अभी भारत की जनता ब्रिटिश शासन को सीधे चुनौती देने के अनुकूल समय नहीं हुआ है, जबकि गर्मपंथी मानते थे कि सामूहिक जन आंदोलन की रणनीति, जनता की शक्ति पर उनको असीम भरोसा था, वो समय का इंतजार नहीं करना चाहते थे। क्लियर चीज है ये। तो ये नरमपंथी और गर्मपंथियों के बीच में क्या है, महत्वपूर्ण अंतर है, इसको जरूर देखिएगा। आप पूरा यह ऐसी मुख्य परीक्षाओं में लिख सकते हैं। जो स्टूडेंट जो ध्यान दे रहे हैं इसको ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे पूरा आप मुख्य परीक्षाओं में लिख सकते हैं। अगर आपकी स्टेट पीएससी के मुख्य परीक्षा में नरमपंथी और गर्मपंथियों में अंतर आता है तो इस पॉइंट्स को आप ऐसे ऐसे चीज उतार सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं जुलाई को, 20 जुलाई को लॉर्ड कर्जन ने एक आदेश जारी करके बंगाल को दो भाग, हम बंगाल विभाजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 20 जुलाई को लॉर्ड कर्जन ने 1905 में एक आदेश जारी करके बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया, और विभाजन के लिए यह तर्क दिया कि बंगाल का प्रांत इतना बड़ा था कि उसका प्रशासन एक प्रांतीय सरकार के द्वारा चलाना संभव नहीं है। क्लियर है, क्या तर्क दिया कि बंगाल का सरकार चलाना जो है अब संभव नहीं है, बंगाल क्या है, एक बहुत बड़ा राज्य प्रांत है। लेकिन इसके पीछे जो है राजनीतिक उद्देश्य कुछ और थे। बंग भंग वास्तव में राष्ट्रवाद की बढ़ती हुई शक्ति को तोड़ने का प्रयास किया था। बंगाल में जो राष्ट्रवाद का उदय प्रसार हो रहा था, उसको क्या किया, उसने तोड़ने का एक प्रयास किया। विभाजन के एक भाग में पूर्वी बंगाल और असम थे, जबकि आबादी लगभग 3.1 करोड़ थी, जबकि दूसरे भाग में शेष बंगाल, बिहार और उड़ीसा थी, जिनकी कुल आबादी जो है 5.4 करोड़ थी। तो यहाँ पे चीजों को बात को स्पष्ट समझेंगे। देखिए क्या किया उसने, बंगाली राष्ट्रीयता को कम करने के लिए बंगाल को सिर्फ दो भाग में विभाजन दिया। इस क्षेत्र में जो है, मतलब हम पश्चिमी बंगाल की बात करते हैं, इस क्षेत्र में जो है जिसमें उड़ीसा और बिहार भी शामिल थे, भाषा के आधार पर जो है बंगाली जो है बोलने वाले लोग जो है क्या हो गए, इस पार्ट में अल्पसंख्यक हो रहे हैं। और यहाँ पर जो है हिंदू और मुस्लिम के अंतर्गत देखेंगे तो यहाँ पे जो है मुस्लिम जो है वो हमें पॉपुलेशन के हिसाब से ज्यादा है, और हिंदू जो है क्या है, पॉपुलेशन के आधार पर। तो धर्म के आधार पर यहाँ पे क्या हो गए, हिंदू अल्पसंख्यक हो गए, और भाषा के आधार पर यहाँ जो है बंगाली जो है अल्पसंख्यक हो गए। तो उन्होंने क्या किया, माइनॉरिटी का गेम खेला और फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत क्या किया उसने, बंगाल को विभाजन करने की रणनीति अपनाई, जो भारत की राष्ट्रीयता पर एक बहुत बड़ा चोट था। और इसके विरोध करने का जो है गर्मपंथियों ने क्या किया, या पूरा कांग्रेस ने क्या किया, विरोध करने का निर्णय लिया गया, ठीक है। अब बंगाल विभाजन के अगेंस्ट में हम देखेंगे, बंगाल विभाजन के अगेंस्ट में जो है, जब बंगाल विभाजन करने की जो घोषणा जो है करजन के द्वारा कर दी जाती है, तो हम देखते हैं, अब इस आंदोलन का हम स्वरूप देखते हैं तो 7 अगस्त से विभाजन विरोधी आंदोलन छेड़ दिया गया पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस की तरफ से, ठीक है। समाज के सभी वर्ग के लोग, जिसमें जमींदार, व्यापारी, वकील, छात्र, महिलाएं, विभाजन के विरोध में उठ खड़े हुई। एकता के प्रतीक के रूप में हिंदू मुसलमानों ने एक दूसरे को राखियां बांधी। वयोवृद्ध नेता आनंद मोहन बोस ने फेडरेशन हॉल में 50,000 लोगों को संबोधित किया, और 16 अक्टूबर 1905 से विभाजन को लागू कर दिया गया, और इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया, ठीक है।
और सड़कों पर वंदे मातरम की आवाज सी गूंज उठी थी। और रविन्द्रनाथ टैगोर जो है अमार सुनार बांग्ला जो है कि तीसरी बंगाल विभाजन के उपलक्ष्य में लिखा था। क्लियर है। अब देखेंगे स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन को लागू कर दिया गया। अब ज्ञापन प्रदर्शन सभा और प्रस्तावों का सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। अब स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ, और यह आंदोलन प्रथा बंगाल में प्रारंभ हुआ। ठीक है। स्वदेशी आंदोलन का महत्वपूर्ण पक्ष आत्मनिर्भरता पर जोर था। विदेशी माल, शिक्षा, न्यायालयों का बहिष्कार करो, स्वदेशी माल, शिक्षा संस्था और पंचायतों के प्रयोग की अपील की गई। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। विदेशी सामान की दुकानों पर धरना प्रदर्शन किया गया। ठीक है। गतिविधियां क्या थी? देश के विभिन्न क्षेत्रों देशी उद्योगों की स्थापना की गई। अनेक कपड़ा मिल खोले, साबुन मिल और माचिस बनाने के कारखाने खोले, बैंक और बीमा कंपनियां खोली गई। ठीक है। प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल केमिकल्स को खोला। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी एक स्वदेशी स्टोर खोलने की मदद की थी। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद 1906 गठित हुई। राष्ट्रीय कॉलेज खोले गए। ठीक है। स्वदेशी बांधव समिति का गठन अश्विनी कुमार दत्ता के द्वारा किया गया। राष्ट्रवादी काव्य, गद्य और पत्रकारिता का विकास हुआ। बंगाल के युवकों पर छात्रों का जोश और महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण थी, और शहरी मध्यम वर्ग की महिलाओं ने जुलूसों और धरनों में भाग लिया। अनेक मुस्लिम नागरिकों ने भी इस आंदोलन में भाग लिया, जिनमें वकील अब्दुल सुईल लियाकत हुसैन और मौलाना आजाद प्रमुख थे। धीरे धीरे यह आंदोलन देश के दूसरे प्रांतों में भी फैल गया, और शीघ्र ही बंग भंग विरोधी गौड़ और स्वाधीनता आंदोलन का एक केंद्रीय लक्ष्य बन गया। ठीक है। ये बंगाल विभाजन का जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाया जा रहा था, उसके बाद सरकारी प्रतिक्रिया देखते हैं। सरकार जो है दमन नीति का सहारा लिया। छात्रों को आंदोलन से अलग रखने के लिए वह कुख्यात कताइल सर्कुलर जो है कलाइल सर्कुलर जो है निकाला, और छात्रों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की। छात्रवृत्ति की परीक्षाओं में बैठने से रोक लगा दिया गया। स्कूल कॉलेजों से उनको निष्कासित कर दिया गया। सरकारी नौकरियों के लिए उन्हें अपात्र घोषित करने की घोषणा कर दी गई। प्रेस की स्वतंत्रता और सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिए गए, और अंग्रेजों ने कूटनीतिक तरीके से मुस्लिम सांप्रदायिकता को उभारा, और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना में महत्वपूर्ण अंग्रेजों ने योगदान दिया, जिसने बंग भंग का समर्थन किया। मतलब अब अंग्रेज जो है फुट डालो और शासन करने की नीति का खुला प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है। और पूरे भारतवर्ष में जो लेकिन बंगाल आंदोलन को लेकर क्या है, एक प्रतिक्रिया प्रारंभ हो गई थी। अंततः सरकार को इसके सामने झुकना पड़ा, और 1911 में बंगाल विभाजन को रोकने की घोषणा करनी पड़ी, और 1912 में जो है विभाजन क्या होता है, रद्द हो जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है। इस आंदोलन की उपलब्धियां थी कि राष्ट्रवादी भावनाओं का उभार दब नहीं सका, और जनता सदियों पुरानी नींद से अब जाग चुकी थी। अब राजनीतिक रूप से वह निर्भीक हो चुकी थी। क्लियर है। अब राष्ट्रवादी आंदोलन में क्रांतिकारी यह छलांग था। क्लियर चीज है ये। तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को देखा हमने, और बंगाल विभाजन के संदर्भ में देखा। तो बंगाल विभाजन के अगेंस्ट में क्या हुआ, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाया गया था। नरमपंथी इस आंदोलन को केवल बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे, जबकि गर्मपंथी स्वदेशी और बहिष्कार के आंदोलन को भारत के बंगाल के बाहर भी पहुंचाना चाहते थे। और कुछ ऐसी विचारधाराओं में मत भिन्नता थी, जिनके कारण क्या होता है, सूरत का विभाजन होता है। और यह सूरत के विभाजन में नरमपंथी और गर्मपंथी जो दल अलग हो जाते हैं। तो देखते हैं मतभेद के क्या कारण थे। देखिएगा, मूल मतभेद जो है स्वराज प्राप्ति के तरीके से थे। रनक दल के नेता 1906 में संघर्ष के लिए स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी पारित प्रस्तावों को कार्यान्वित नहीं करना चाहते थे। वे क्रमिक सुधारों के पक्षधर थे, और वो बहिष्कार के विरुद्ध थे। ठीक है। और बंगाल विभाजन को विरोध को नरम पंथी जो है केवल बंगाल तक सीमित रहना चाहते थे, जबकि गर्मपंथी नेता जो है उसको बंगाल से बाहर पूरे भारतवर्ष में इसका प्रचार प्रसार करना चाहते थे, और पूरे भारत की जनता को बंगाल विभाजन के मंशा से अवगत कराना चाहते थे। ठीक है। अब देखेंगे 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, और नौरोजी को अध्यक्ष बनाया जाता है, और विभाजन की प्रक्रिया में रोक लगाने की यहाँ पर कोशिश की गई, लेकिन कोई बात नहीं बना। 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन जो है नागपुर में होना था, जिसमें फिरोज शाह मेहता सूरत, और कांग्रेस के जो फिरोज शाह मेहता है नागपुर में न करवाकर उसको सूरत में ट्रांसफर कराने में सफल हो गए। और 1907 में फूट का तत्कालिक कारण जो है
वो अध्यक्ष पद पर विवाद था। गरम दल की नेता लाला लाजपत राय को नेता बनाना चाहते थे, जबकि नरम दल के नेता जो है रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। और विवाद जो है यह गहराते गया और अभद्रता की स्थिति को पार कर गया और कांग्रेस में फूट पड़ गई और कांग्रेस जो है दो भागों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, परिणाम नरमपंथी दल कांग्रेस संगठन पर प्रभुत्व स्थापित हो गया और रास बिहारी बोस को जो है 1907 में अध्यक्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने गए और गरमपंथी कांग्रेस से अलग हो गया। तिलक कांग्रेस से बहिष्कृत कर दिए गए और पाल भी राजनीति से अवकाश ले गए और अरविंद घोष भी पौंडीचेरी चले गए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, विभाजन बहु मतभेद बहुत बरकरार हो जाता है। अंततः जो है रास बिहारी बोस 1907 में कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते हैं और नरम पंथियों का ही कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कब्जा हो जाता है। ठीक है, तिलक को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया जाता है, पाल भी राजनीति से अवकाश ले लेता है, अरविंद घोष भी पुडुचेरी चले जाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ब्रिटिश सरकार ने इस फूट का फायदा उठाया। नरम पंथियों को खुश करने के लिए उन्होंने 1909 में मार्ले मिंटो सुधार लाया और इसी के बाद जो भारत शासन अधिनियम 1909 भी लाया गया। गर्मपंथियों का दमन किया गया और तिलक को राजद्रोह के आरोप में जो है तो वो 1908 से 6 वर्ष की उनको कैद की सजा हो जाता है। ठीक है, तो अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया। ठीक है, और अंग्रेजों की ही प्रेरणा से देखिएगा भारत में फूट डाल और शासन करो की नीति के तहत ही अंग्रेजों ने क्या किया, कांग्रेस के अगेंस्ट में जो है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना करने में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुस्लिम लीग जो है आगा खां, सैयद अहमद अली, मोहसिन अल मुल्क और सलीमुल्लाह के द्वारा ढाका में 1906 में इसकी स्थापना होती है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो और कांग्रेस के अगेंस्ट में जो है क्या कहती थी, वह सांप्रदायिकता का बीज जो है बोकर भारत में क्या कर सकती थी, राष्ट्रवाद को कमजोर करना चाहती थी और इसी के उद्देश्य से जो है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है। आप इस चीजों को समझ लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दिल्ली दरबार। देखिएगा 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। ठीक है, और ये और उसमें ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम का भारत आगमन हुआ और उनके लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और यहीं पर बंग भंग का आंदोलन को रद्द किया गया और जबकि लागू कब होता है, हुआ 1912 से। ठीक है, भंग घोषणा की गई और दूसरी महत्वपूर्ण घोषणा की गई कि भारत का राजधानी अब कलकत्ता से क्या होगा, दिल्ली ट्रांसफर हो जाएगा और 1912 में जो है से कलकत्ता से हटकर दिल्ली भारत की राजधानी बन गई है। ठीक है, इसी समय 1912 में जब कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित हो रही थी तो लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर जो है बम फेंका गया, जिसे हम दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। 1912 की यह घटना है। ठीक है, अब बात करते हैं अंग्रेजों ने क्या किया, वो नरमपंथियों को खुश करने के लिए 1909 में जो है मार्ले मिंटो सुधार लाया। ठीक है, तो मार्ले मिंटो सुधार जो है 1909 भारत शासन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसके क्या कारण थे, 1985 1952 के अधिनियम में कांग्रेस की असंतुष्टि थी और उग्रपंथियों की सरकार पर नियंत्रण हमेशा दबाव बन रहा था और कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों का विरोध के फलस्वरूप जो है 1909 में भारत शासन अधिनियम लाया गया। ठीक है, इसका सरकार का उद्देश्य था उदारवादियों को भ्रमित करना, राष्ट्रवादियों में फूट डालना और मुस्लिम वर्ग को अपनी ओर झुकाकर राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के उद्देश्य से 1909 का भारत शासन अधिनियम लाया गया। पहले मार्लो मिंटो सुधार लाया गया और मार्ले मिंटो रिफॉर्म के बाद से भारत शासन अधिनियम लाया गया। ठीक है, भारत सचिव को काउंसिल में 2 भारतीय और गवर्नर जनरल की काउंसिल में 1 भारतीयों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई और सत्येंद्र जो सिन्हा है वायसराय की काउंसिल में पहले भारतीय सदस्य बनाए गए थे, सत्येंद्र नाथ सिन्हा। ठीक है, अब केंद्रीय विधायिका की हम बात करते हैं तो इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 9 कार्यकारिणी और 60 अतिरिक्त सदस्यों को मिलाकर टोटल 69 सदस्य हो जाते हैं, जिनमें से 37 सरकारी और 32 गैर सरकारी होते हैं। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा केंद्रीय विधायिका के संदर्भ में 32 गैर सरकारी सदस्यों में 5 वायसराय के द्वारा और 27 का निर्वाचन होता है, वायसराय के द्वारा मौजूद थे। और 27 निर्वाचितों में देखेंगे में 13 का निर्वाचन साधारण निर्वाचन मंडल से था, 2 का निर्वाचन जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स से था और 12 विशेष वर्ग से थे, 6 पृथक मुस्लिम निर्वाचन द्वारा और 6 जो है जमींदार द्वारा चुने जाते थे। प्रांतीय विधायकों की सदस्य संख्या में भी बढ़ोतरी की गई। प्रांतीय व्यवस्थापिका में
50 तक सदस्यों को प्रावधान किया गया और सरकारी सदस्यों का बहुमत न रखते हुए ऐसी व्यवस्था की गई कि गैर सरकारी और मामूली सदस्यों की संख्या का बहुमत हो। ठीक है। अब देखेंगे एक खास बात क्या है, देखेंगे यहाँ पर मुसलमानों के लिए जो है एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र की इसमें घोषणा की गई है। दोहरे मतदान का अधिकार मुस्लिमों को दिया गया। समान निर्वाचन में भी भाग ले सकते थे तथा पृथक रूप से भी मतदान कर सकते थे। फूट डालो और राज करो की नीति का अनुपालन अंग्रेजों ने इसके माध्यम से किया। 3 प्रकार के निर्वाचन समूह की प्रणाली अपनाई गई। पहला जनसाधारण मतदाताओं का, दूसरा मुस्लिम मतदाताओं का, तीसरा विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व। ठीक है। और विधानसभा के कार्यों में क्या की गई, वृद्धि की गई। ठीक। ठीक है। तो आलोचना हम देखेंगे इसका, तो आलोचना क्या है, 1919 के अधिनियम के इन सुधारों में ब्रिटिश शासन ने लोकतंत्र विरोधी और विदेशी चरित्र में था और देश के आर्थिक शोषण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस अधिनियम की निम्नलिखित खामियां थी: सीमित मताधिकार, अप्रत्यक्ष चुनाव, संपूर्ण शक्ति वायसराय के हाथों में केंद्रित थी, सांप्रदायिकता का विस्तार उन्होंने किया, अधिकार विहीन परिषदें बनाई, ये परिषदें वास्तविक शक्ति से वंचित थी, केवल सलाहकार समितियों के रूप में काम करती थी। इस अधिनियम को समर्थन देने के चलते नरमपंथी राष्ट्रवादी जनता का विश्वास और समर्थन खो बैठे और उग्रवादी जो है प्रबल हो गए। नेहरू मुस्लिमों का अलगाव और भविष्य में अल्पसंख्यकों द्वारा समान विशेषाधिकारों की मांग की आशंका। ठीक है। और मार्ले पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके हम विषदंत बो रहे हैं जिसका फल भीषण होगा, मार्ले ने कहा था। ठीक है। क्लियर चीजें, तो भारत शासन परिषद अधिनियम 1909 के संदर्भ में आप देखेंगे। ठीक है। अब प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919 के बीच में होता है। अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध में क्या किया, स्वशासन के प्रलोभन से भारतीयों को सहयोग हेतु राजी कर लिया और युद्ध में मित्र राष्ट्र फ्रांस, रूस और इंग्लैंड ने यह घोषणा की कि यह युद्ध निजी हितों के लिए न लड़कर बल्कि जनतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और स्थापना के लिए लड़ा जा रहा है। दूसरी ओर त्रिगुट जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इटली थे और टर्की बाद में इसमें शामिल हो गया था। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और इटली। ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिएगा प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 1919, कुछ फैक्ट्स आपके आ गए। फ्रांस, रूस और इंग्लैंड मित्र राष्ट्र, और त्रिगुट में कौन थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, बाद में टर्की शामिल हो जाता है। ठीक है। हिंदू महासभा हम बात करते हैं 1915, तो मदन मोहन मालवीय द्वारा हरिद्वार में स्थापित आरंभिक दिनों में शुद्धि और संगठन इसका प्रमुख उद्देश्य था। हिंदुओं की आत्मरक्षा के लिए एक संगठित करना इसका प्रमुख उद्देश्य था और 1938 में बी डी सावरकर इसके प्रधान चुने गए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मुसलमानों को प्रसन्न करने के लिए की नीति से दुखी होकर सावरकर ने हिंदू राष्ट्र का नारा दिया था। क्लियर चीजें, ये समझ लीजिएगा इस बात को। अब बात करते हैं भारत की राजनीति में लखनऊ समझौता, हम बात करते हैं, यह भी कांग्रेस। देखिए भारत में के इतिहास में लखनऊ पेट के इंपॉर्टेंट है। 1914 में तिलक जो है जेल से रिहा हुए और 1915 में नरमपंथी नेता गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता इत्यादि का निधन हो चुका था। ऐसी स्थिति में एनी बेसेंट के प्रयासों से 1916 में गर्मपंथी नेताओं को, कांग्रेस की जो नेताओं की गर्म पुनः कांग्रेस में प्रवेश दिया गया और कांग्रेस अध्यक्ष जो है इस समय जो है ए सी मजूमदार थे, लखनऊ पे। तो दिसंबर 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन में देखिएगा महत्वपूर्ण बात होती है, किस अधिवेशन में है तो कि दो महत्वपूर्ण बात होती है। एक तो है गरम दल और नरम दल एक हो जाते हैं। ठीक है। और दूसरा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य क्या होता है, समझौता हो जाता है। ठीक है। तो मध्य ऐतिहासिक समझौता हो गई। मुसलमानों की नई पीढ़ी में राष्ट्रीय चेतना का तेजी से संचार हुआ और 1913 में मुस्लिम लीग ने स्वराज की मांग की और 1916 में तिलक और जिन्ना के प्रयासों से कांग्रेस और लीग में लखनऊ पैक्ट हुआ। मतलब तिलक के प्रयासों से और जिन्ना के प्रयासों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ और एनी बेसेंट के प्रयासों से जो है गरम दल और नरम दल के समझौता हुआ। ठीक है।
मुख्य बातें क्या देखेंगे। कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए जो 1909 में जो भारत शासन अधिनियम लाया गया जिसे मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की बात की थी, उस बात को इसने स्वीकार कर लिया। ठीक है। और विभिन्न प्रांतों में मुसलमानों के लिए उनकी संख्या के अनुसार में और उससे अधिक विधायकों में आरक्षण को स्वीकार कर दिया गया। केंद्रीय व्यवस्था में 1/3 स्थान जो है मुस्लिमों के लिए आरक्षण करना स्वीकार कर दिया गया। ठीक है। समझौते का महत्व क्या है? यह समझौता हिंदू मुस्लिम एकता के प्रयास में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसमें दो बड़ी जातियों को एक कर दिया और दो बड़े राजनीतिक संस्थाओं को संयुक्त कार्यक्रम चलाए गए। इसमें सहयोग की भावना खिलाफत आंदोलन को समाप्ति तक बने रही। आलोचना। इस पैक्ट का आधार जो था वह धर्मनिरपेक्ष नहीं था, खासकर मुस्लिम और कांग्रेस का जो समझौता हुआ। सांप्रदायिक निर्वाचन को स्वीकार करना कांग्रेस की एक सबसे बड़ी भूल थी। मुस्लिमों की जनसंख्या के अनुपात से अधिक आरक्षण देना यह एक तुष्टीकरण की नीति थी। कांग्रेस ने लीग से समझौता करके लीग के इस दावे को पुष्टि कर दी कि मुसलमानों के लिए एकमात्र प्रतिनिधित्व जो है वह मुस्लिम लीग है। यह भारत के इतिहास में इसका परिणाम जो है बहुत गलत होता है और जाने ही अनजाने में एक बहुत बड़ी गलती हो गई और इसे देश के विभाजन की भूमिका जो है तैयार हो जा रही है। क्लियर चीज है ये। ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिएगा होम रूल लीग आंदोलन की बात करते हैं जो उस समय स्टार्ट करा गया था। इन बातों को आप समझिएगा। ये लखनऊ पैक्ट, मुस्लिम लीग की स्थापना, लखनऊ पैक्ट। ठीक है। अब हम होम रूल की बात करते हैं तो देखते हैं, हम देखेंगे 1914 में तिलक स्वतंत्र हुए और उन्होंने कांग्रेस को एक अनिश्चित संगठन के रूप में पाया। कांग्रेस के नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस एक निष्क्रिय संगठन बन चुकी थी। जनता के बीच में उसका कोई राजनीतिक कार्य नहीं चल रहा था। ऐसी दशा में अलग थलग तिलक और एनी बेसेंट ने आयरलैंड की तर्ज पर भारत में होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय लिया। तिलक ने मार्च 1916 में पूना में अब जो और अप्रैल में बेलगांव में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की, जिनका कार्य क्षेत्र जो है पूरा महाराष्ट्र और मध्य भारत था। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की। क्या की? ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की। और एनी बेसेंट ने शेष भारत को अपना कार्य क्षेत्र बनाया। याद रखेंगे उद्देश्य क्या था, देखिएगा। डोमिनियन स्टेट की हैसियत से स्वशासन के अधिकार को प्राप्त करना, विधानसभाओं तथा स्थानीय संस्थाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों के शासन की स्थापना करना और भारतीय जनता में सुषुप्त अवस्था को जगाकर राष्ट्रीयता की भावना को प्रचार करना और हिंसा से परे शांतिपूर्वक वैधानिक आंदोलन में को सक्रिय बनाए रखना। ठीक है। बड़ी संख्या में राष्ट्रवादी इसके सदस्य और प्रचार प्रसार में बहुत बड़ी भूमिका निभाए और पत्र पत्रिकाओं पॉम्पलेट के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार किया गया। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ समाचार पत्र निकाला और लीग जो है स्वराज प्राप्ति के लिए निरंतर आंदोलनकारी संस्था बनी रही। मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू लीग के सदस्य बने। लाला लाजपत राय द्वारा अमेरिका में होम रूल लीग की स्थापना की गई। तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। और उन्होंने मराठा और केसरी का संपादन किया और एनी बेसेंट को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया बाद में। और 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू की सुधारों की घोषणा करनी पड़ी और मॉन्टेग्यू की सुधारों की घोषणा करने के बाद एनी बेसेंट ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया। लेकिन तिलक जो है इस आंदोलन को जारी रखे क्योंकि वह मॉन्टेग्यू की घोषणा से संतुष्ट नहीं थे। क्लियर चीज है ये। इस संदर्भ में आप देखिएगा। अब और इस आंदोलन के फलस्वरूप जो है क्या करना, मांटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म की घोषणा करनी पड़ी। और यही मांटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है भारत शासन अधिनियम 1919 का क्या बनता है, आधार बनता है। भारत सचिव मांटेग्यू और वायसराय चेम्सफोर्ड के द्वारा यह लाया गया था। ठीक है। 1919 के अधिनियम में कांग्रेस का असंतोष था, विभिन्न समुदायों के विशेषाधिकारों का विरोध, सीमित मताधिकार, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार का उत्तरदायी सरकार का वायदा, होम रूलिंग आंदोलन का प्रभाव और पुनः रियासत और दमन की नीति। क्लियर है।
तो ये कुछ संदर्भ है जिसके कारण लाया गया। तो देखते हैं उद्देश्य क्या था। 20 अगस्त 1917 को मांटेगू ने अपनी घोषणा कर दी, और जिसके लिए भारतीयों को प्रशासनिक मामलों में संबंध करना, स्वायत्त शासन का विकास करना, साथ ही प्रांतों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करना और उन्हें धीरे धीरे केंद्रीय सरकार के नियंत्रण से मुक्त करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है। तो क्या था प्रावधान देखेंगे 1919 का। 1919 के एक्ट का क्या प्रावधान था देखेंगे। क्लियर चीज है ये। तो इसमें देखेंगे काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्यों की संख्या 8 से 12 कर दी गई। उनकी कार्य अवधि 5 वर्ष निश्चित की गई। इनके सदस्यों में 3 सदस्य में भारतीयों को स्थान दिया गया। ठीक है। भारत सचिव का वेतन अब भारतीय राजस्व से नहीं वरन ब्रिटिश कोष से दिया जाने लगा। अब भारत सचिव के कार्यों पर जो है ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित हो गया। केंद्रीय सरकार में क्या परिवर्तन और देख रहे हैं। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में सदस्यों की संख्या 8 हो गई, जिनमें से 3 भारतीय सदस्य। कार्यकारिणी अब भी व्यवस्थापिका के प्रति नहीं बल्कि ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी था। संपूर्ण विभाग गृह वित्त आदि अंग्रेजों के अधीन थे। शिक्षा स्वास्थ्य और श्रम जैसे अधिकारहीन विषय जो है भारतीय सदस्यों के अधिकार था। कार्यकारिणी के क्षेत्र में दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन था विषयों का विभाजन। अब जो है केंद्रीय सूची में सम्मिलित विषयों पर गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल्स को अधिकार दिए गए। ठीक है। द्विसदनीय विधायिका की बात की गई। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा और राज्यसभा का गठन किया गया। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 60 निर्धारित की गई। केंद्रीय व्यवस्थापिका में सदस्यों की संख्या जो 145 निर्धारित की गई। स्त्रियों को मताधिकार अभी भी प्राप्त नहीं था। ठीक है। मुख्य विशेषता दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत था। गवर्नर जनरल का अधिकार अभी भी व्यापक। वह मंत्रियों और काउंसिल के सदस्यों को मनोनीत कर सकता था, उसे हटा सकता था और विधान परिषद द्वारा पारित कानून को रद्द कर सकता था। वीटो का इस्तेमाल किसी भी विधायक हेतु गवर्नर जनरल कर सकता था। ठीक है। प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई। प्रांतीय सूची को 2 भागों में बांट दिया गया, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषय पर प्रांतीय गवर्नर उसकी कार्यकारिणी के मनोनीत सदस्यों को सहायता से करता था, और ये सदस्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। इनमें वित्त, कानून, शिक्षा, न्याय, पुलिस आदि विभाग रखे गए थे। हस्तांतरित विषय शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन के विषय आते थे। निर्वाचित मंत्रियों के अधिकार दिए गए थे और मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायी होते थे। ठीक है। और प्रांतीय विधायिका और विधान परिषद में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। मतदान का अधिकार संपत्ति और शिक्षा के आधार पर निर्धारित किया गया। परिषद के सदस्यों को प्रस्ताव पेश करने, प्रश्न पूछने, बहस करने, प्रांतीय विषयों पर कानून बनाने और बजट को अस्वीकार करने का अधिकार दिया गया। प्रत्यक्ष चुनाव और सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार मुस्लिम, सिख, ईसाई और एंग्लो इंडियन तक कर दिया गया। सारे महत्वपूर्ण अधिकार अभी भी गवर्नर जनरल के पास थे। उत्तरदायी सरकार एक दिखावा था। मताधिकार अब भी सीमित था। द्वैध शासन की दोषपूर्ण व्यवस्था थी। गवर्नर जनरल को विशेषाधिकार देने से शक्ति का विकेंद्रीकरण नहीं हुआ। कांग्रेस का रूप निराशाजनक और असंतोषजनक कहा। केंद्र में द्वैध शासन स्थापित होने पर ही प्रांतों में मान्य। कांग्रेस द्वारा अगले 15 वर्षों से पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना की मांग सरकार द्वारा फलतक चलता रहा, और 1920 में स्वराज दल ने चुनाव में भाग लिया ताकि विधानसभा के अंदर तोड़ा जाए। इसके बावजूद 1919 का अधिनियम उत्तरदायी शासन की दिशा में पहला ठोस कदम माना जा सकता है। ठीक है। अब देखते हैं यह 1919 की कुछ मुख्य बातें हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में अब देखते हैं गांधी जी का। अब इसको हम बोलते हैं गांधीयनिज्म बोलते हैं ना। गांधी की बात करते हैं तो राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का नेतृत्व करते हैं। 1918 में तिलक जो है इंडियन अर्नेस्ट लेखक वेलेंटाइन सिरोर पर मानहानि का मुकदमा करके वह इंग्लैंड चले जाते हैं, और जिन्होंने होम रूलिंग आंदोलन को शिथिल पड़ जाता है, और राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व अब गांधी जी के हाथों में आ जाता है। ठीक है। तिलक इंग्लैंड से वापस लौटे और 1920 में उनकी मृत्यु हो जाती है,
और गांधी जी जो है भारतीय राजनीति में प्रवेश करते हैं। ठीक है, गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन की हम बात करते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सबसे बड़ी घटना थी कि भारतीय राजनीति में गांधी जी का प्रवेश। ब्रिटेन में कानून की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वकालत करके दक्षिण अफ्रीका चले गए और वहां भारतीयों के प्रति होने वाले नस्लीय भेदभाव, अन्याय और हीनता के खिलाफ राजनीतिक संघर्ष किया, जो सत्याग्रह पर आधारित था। ठीक है, 1909 में दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित की हिंद स्वराज में उन्होंने स्वराज की व्याख्यात किया और उनकी पुस्तक उन्होंने लंदन से अफ्रीका जाते हुए की जहाज पर लिखा था। जनवरी 1915 में गांधी जी भारत लौटे। उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया तथा भारतीय कृषकों और जनता की हीन दीन दशा को समझा और उन्होंने अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में किया। ठीक है, महात्मा गांधी शुरुआती जो है 3 आंदोलन सत्याग्रहों में उन्होंने भाग लिया। अपने अपने जो उनका टूल्स था सत्य अहिंसा सत्याग्रह का, उसका उन्होंने यूज किया। पहला था उनका चंपारण सत्याग्रह 1916। तो बिहार के चंपारण क्षेत्र में 3 कठिया जो पद्धति प्रचलित थी और किसानों को अपनी उपज का 3/20 भाग के हिस्से में नील की खेती करनी होती थी, जिसे नीलहे ठेकेदारों द्वारा उनको तय दामों पर ही बेचना होता था। और जबरिया नील की खेती और नीलहे ठेकेदारों के अत्याचार के विरुद्ध किसानों का असंतोष बढ़ता गया। तो राजकुमार शुक्ला जो एक स्थानीय नेता थे, किसान नेता थे, बुलाने पर गांधी जी चंपारण गए। उनके साथ राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, कृपलानी, महादेव देसाई इत्यादि नेता भी गए और किसानों की दशा को अवगत हुए और सुधारने के लिए मांग करने लगे। सरकार को मजबूरन होकर एक समिति का गठन करना पड़ा, जिसमें एक सदस्य गांधी जी भी थे। अतः किसानों को 3 कट्या पद्धति से छुटकारा मिल गया और भारत में गांधी जी का सत्याग्रह का यह पहला और सफल प्रयोग जो है वह सफल रहा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में, तो आप इन चीजों को अच्छे से देखिएगा। ठीक है, दूसरा जो है अहमदाबाद में मजदूरों की हड़ताल। ठीक है, तो सन 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों के आग्रह पर उन्होंने मजदूरों और मिल मालिकों के मजदूरी में प्लेग बोनस के विवाद में हस्तक्षेप किया और मिल मालिक मजदूरों को 20% ही जो है वह देना चाहते थे, जबकि मजदूर जो है 50% की मांग कर रहे थे। गांधी जी ने मध्यस्थता किया और गांधी जी ने किसानों की मजदूरों की ओर से जो है 35% बोनस वृद्धि को उचित मानकर मजदूरों को मना लिया और मिल मालिकों के समक्ष उसको रखा। लेकिन मिल मालिक 35% देने के पक्ष में नहीं थे। इसके विरुद्ध में उन्होंने क्या किया, अनशन प्रारंभ कर दिया, जिससे बाध्य होकर मिल मालिकों को 35% बोनस देने को राजी होना पड़ा और ये भूख हड़ताल का सफल प्रैक्टिकल जो है गांधी जी के द्वारा किया गया। तीसरा जो प्रमुख आंदोलन था वह था खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा जो है वह जहाँ वर्षा नहीं होती है और ये गुजरात का वो क्षेत्र है, डेजर्ट वाला क्षेत्र है और किसानों की फसल वर्षा न होने से नष्ट हो रही थी और वे इस स्थिति में नहीं थे कि सरकार को लगान दे सके, मगर सरकार ने लगान छोड़ने से मना कर दिया। अतः गांधी जी ने किसानों की सत्याग्रह के लिए संगठित किया और किसानों की राय में लगान देना बंद कर दे, ऐसा उन्होंने आह्वान किया। अंततः यह खबर जब सरकार को मिलती है तो वह किसानों को लगान वसूल करने के जो आदेश दिए थे उस आदेश को उन्होंने वापस ले लिया। क्लियर है चीजें ये, और ये अनाउंसमेंट कर दिया कि जो किसान अपना लगान दे सकते हैं वो दें, जो नहीं पटा सकते नहीं पटाते। तो यह जो है एक जो है आंदोलन भी है जो सफलतापूर्वक सफल होता है। ठीक है, गांधी जी के जन आंदोलन की क्या विशेषताएं थी, देखिएगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो गांधी जी के जन आंदोलन की विशेषता, वे आम जनता में अंतर्निहित शक्ति को पहचानते थे और जन जागृति से ही मुक्ति संभव माना उन्होंने, और पूरे भारत की आजादी में या जन आंदोलन में पूरे भारत के लोगों को शामिल करना चाहते थे। ठीक है, जन आंदोलन का ध्येय भारत की राष्ट्रवादी आंदोलन में आम जनता की भागीदारी को निश्चित करना चाहते थे। हिंदू मुस्लिम एकता और सामाजिक समानता के समर्थक थे। सत्य अहिंसा न्याय प्रेम पवित्रता और निर्भयता पर आधारित उनका सत्याग्रह था। ठीक है, साध्य और साधनों की पवित्रता पर बल देते थे, सादा जीवन पर बल देते थे, धर्म पर आस्था था, श्रम की महत्व समझते थे, गरीबा अशिक्षित बेकारी से संघर्ष की बात करते थे। आदर्शवाद यथार्थवाद का सम्मिश्रण था। चरखा खादी और ग्रामोत्थान और ग्राम सुधार की बातें करते थे। हरिजन उद्धार अस्पृश्यता का निवारण उनके सभी आंदोलनों में क्या है,
यह मुख्य विशेषता उनकी रही। ठीक है, गांधी जी अंग्रेजों के सहयोगी सहयोगी कैसे हो गए देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राजनीति में गांधी जी का प्रवेश एक सहयोगी के तौर पर हुआ था, किंतु युद्ध के उपरांत ब्रिटिश राज की नीतियों और कार्यों ने गांधी जी को सहयोगी बना दिया। उसमें बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं थी, रोलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, और क्लियर है, ये सब महत्वपूर्ण घटनाएं थी जिसके कारण गांधी जी क्या हो रहे हैं, सहयोगी से असहयोगी हो जा रहे हैं। क्लियर चीज है ये। इस संदर्भ में हम देखते हैं रोलेट एक्ट 1919। ठीक है, बढ़ते हुए क्रांतिकारी आतंकवाद और प्रथम विश्व युद्ध को दृष्टिगत रखते हुए लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक रोलेट एक्ट पारित करवा दिया, और इस समिति के रिपोर्ट पर 1919 में विधायिका में प्रस्तुत हुई, जिसमें पूरे देश में इसका विरोध हुआ, और विरोध के बावजूद जो है मार्च 1919 में रोलेट एक्ट पारित कर दिया गया। इसकी की क्या मुख्य बातें थी, तो भारत प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने पर भी युद्ध विशेषाधिकार को समाप्त नहीं किया गया, उसे जारी रखा गया, और सरकार को अधिकार मिल गया कि बिना वारंट किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। मतलब इसमें हैवियस कार्पस को क्या कर दिया गया था, निलंबित कर दिया गया था। ठीक है, पूरे देश में इस ब्लैक एक्ट के विरुद्ध में जो है वह आंदोलन चलाए गए। मोतीलाल नेहरू ने इस एक्ट के संदर्भ में कहा, कोई वकील नहीं, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं का नारा दिया, और एक शक्तिशाली जन आंदोलन जो इस एक्ट के विरुद्ध में खड़ा हो गया। ठीक है, गांधी जी ने फरवरी 1919 में सत्याग्रह लीग की स्थापना की, और गांधी जी के आह्वान पर 6 अप्रैल 19 में राष्ट्रवादी आंदोलन प्रारंभ हो जाते हैं। पूरे देश में हड़तालें होती हैं, काम रोको प्रस्ताव चलाया जाता है, जुलूस और प्रदर्शन करना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, केंद्रीय विधायिकाओं की परिषद से जिन्ना हक और मालवीय ने इस्तीफा दे दिया। पंजाब के दो नेता जो थे, स्थानीय नेता सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को रोलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ठीक है, इस रोलेट एक्ट की मैं देखता, रोलेट एक्ट सिडनी रोलेट की अध्यक्षता वाली रोलेट समिति ने प्रस्ताव किया था, हेबियस कार्पस के निलंबन, बिना वारंट की गिरफ्तारी, गुप्त मुकदमा, कोई वकील नहीं, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं। गांधी जी द्वारा विरोध में फरवरी 19 में सत्याग्रह लीग की स्थापना की गई थी, और 6 अप्रैल 1919 को अपमान दिवस मनाया गया था। क्लियर चीजें, तो ये रूलेट एक्ट की महत्वपूर्ण बातें हैं। अब मुख्य परीक्षा में जो मैंने आपके पॉइंट्स बताए वो पूरा आप ऐसे ही डाल सकते हैं, और प्री हिसाब से पूरा फैक्ट्स आपको मिल गया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम जालियांवाला बाग हत्याकांड की। तो देखेंगे 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के दो नेता सैफुद्दीन किचलू को रोलेट एक्ट का विरोध करते हुए सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल शास्त्री जैसे नेताओं, सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस के द्वारा। और बैसाखी के दिन पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 के निहत्थी भीड़ पर अपने दोनों नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए जो है जालियांवाला बाग में वो इकट्ठा हुई, और गिरफ्तारी का विरोध करने के उद्देश्य में उन्होंने क्या किया, जो जनता थी जो अपने नेताओं को फेवर कर रही थी, तो इस गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए वह जालियांवाला बाग में एकत्रित हुई। ठीक है, इस बाग में केवल एक ही रास्ता था, एग्जिट और इन का। क्लियर है, तो इस दस्ते पर क्या हुआ कि वहां का जो पुलिस अधिकारी था जिसका नाम था आई.एस. डायर ने अपने फौजी दस्तों के साथ पहुंचा, और पूरे द्वार को वहां पे घेर लिया, और निहत्थी जनता पर जो है गोली चलाने का आदेश दिया। और इस गोली चालन से सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति मारे गए और 1200 से ज्यादा घायल हुए, जबकि वास्तविक आंकड़ा कुछ और था। और हत्याकांड के बाद जो है पंजाब में मार्शल लागू कर दिया गया, और पूरे भारतवर्ष से उसको अलग हो गया जिससे। ठीक है, जब इस आंदोलन के बारे में देश के लोगों को पता चला, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमानुष कृत्य के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। जनता के सभी वर्ग और कांग्रेस की मांग के फलस्वरूप जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया, और हंटर कमेटी ने 1920 में अपनी रिपोर्ट दी, और जनरल डायर को कर्तव्य से सत्यनिष्ठा लेकिन गलत धारणा पर आधारित करार दिया। इस रिपोर्ट से गांधी जी क्षुब्ध हुए, उन्होंने सरकार के खिलाफ असहयोग की नीति प्रारंभ करने की घोषणा की। जनरल डायर को लंदन में रत्न जड़ित तलवार भी भेंट की गई, और लिखा था, पंजाब का रक्षक, उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया और भारी धनराशि देकर सम्मानित किया गया। यह अंग्रेजों के दोगले रवैये को दिखाता था। ठीक है, और इस घटना के समय पंजाब का गवर्नर जनरल सर माइकल ओ डायर था। उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 में इसकी इंग्लैंड में जाकर हत्या कर देता है। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में देखेंगे 13 अप्रैल 1919 चेम्सफोर्ड वायसराय था, गवर्नर जनरल ई ओ डायर था, आरोपी था आर.ई.एच. डायर जो उस समय
वहां का अमृतसर का अधिकारी था। पुलिस अधिकारी समिति हंटर समिति बनी थी जांच आयोग में। स्थान अमृतसर। टैगोर द्वारा नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया गया था। ठीक है, तो यह हम बात करते हैं किसके, जालियांवाला बाग आंदोलन की बात करते हैं। अब हम खिलाफत आंदोलन की बात करते हैं। इसकी पृष्ठभूमि को समझिएगा। तुर्की सुल्तान समूचे विश्व के मुसलमानों का क्या था, खलीफा था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में टर्की ने जर्मनी का साथ ब्रिटेन के विरुद्ध दिया था और भारत के मुसलमानों से सहयोग प्राप्त करने भारत से मुसलमानों को सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया था कि अगर वो प्रथम युद्ध के बाद क्या करेगा, ब्रिटेन टर्की के खिलाफ जो प्रतिशोध की नीति नहीं अपनाएगा। लेकिन ब्रिटेन ने अपने वचनों को पूरा नहीं किया। ब्रिटेन ने इस नीति का विरोध करने के लिए अली बंधुओं क्रमशः मोहम्मद अली और शौकत अली तथा अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर अंसारी, हकीम अजमल खां ने 1919 में खिलाफत समिति बनाई और तुर्की के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार और खलीफा के पद को पुनर्स्थापना करने के लिए 1919 में ऑल इंडिया खिलाफत सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, और ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनाई गई। ठीक है, भारतीय खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष जो है महात्मा गांधी को बना दिया गया। ठीक है, अब देखेंगे महात्मा गांधी के नेतृत्व में यहाँ पर दो आंदोलन चलाए जाते हैं, एक तो खिलाफत आंदोलन और दूसरा असहयोग आंदोलन। आगे हम देखेंगे इसको। 31 अगस्त 1920 को खिलाफत समिति द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया और ठीक है, और असहयोग की शुरुआत करते हुए गांधी जी ने क्या किया, युद्ध काल सेवा के लिए दिया गया कैसरी हिंद की उपाधि को उन्होंने त्याग देते हैं। ठीक है, यह आंदोलन प्रतिक्रियावादी था किंतु भारत में इसे साम्राज्यवादी विरोधी रूप देकर राष्ट्रीय बना दिया गया और अली बंदियों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद जो है खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया क्योंकि टर्की के कमाल पाशा के नेतृत्व में क्या होता है, वहां की सरकार बन जाती है और वहां का पार्लियामेंट ही क्या करता है, खलीफा के पद को समाप्त कर देता है और इस प्रकार जो है खिलाफत आंदोलन भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। क्लियर चीज है ये। हम असहयोग आंदोलन की बात करते हैं तो देखिएगा असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा या कांग्रेस के द्वारा क्यों अपनाया गया। सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन होता है जिसके लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ। किसकी अध्यक्षता में, लाला लाजपत राय की। इसमें अहिंसक आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया कि गांधी जी इसका नेतृत्व करेंगे और यह आंदोलन तब तक चलाया जाएगा तब तक खिलाफत और पंजाब संबंधी गलतियां सुधार नहीं की जा सकती और स्वराज्य स्थापित नहीं हो जाता। दिसंबर 1920 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में जो भी विजय राघवाचारी की अध्यक्षता में नागपुर में हुआ। ठीक है, कांग्रेस का विशेष अधिवेशन लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ कलकत्ता में। फिर दिसंबर 1920 में कहा हो रहा है, वार्षिक अधिवेशन नागपुर में हो रहा है। गांधी जी असहयोग कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया गया और कांग्रेस के इस अधिवेशन में अपने राय लक्ष्य और साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के बदले नया लक्ष्य शांतिपूर्वक वैधानिक तरीकों से स्वराज्य की स्थापना उसका लक्ष्य घोषित किया गया। क्लियर है। तो प्रथम विश्व युद्ध के दुष्परिणाम और आर्थिक सुधार, दुर्दशा, महामारी में जो असंतोष फैलाया हुआ था उसके अगेंस्ट जो असहयोग आंदोलन चलाने की बात की गई। रूलेट एक्ट से जो असंतोष उसके लिए चम्सफोर्ड जो सुधार थे उसके अगेंस्ट में, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में, खिलाफत आंदोलन के फेवर में, हिंदू मुस्लिम एकता को संगठित करने के लिए ठीक है असहयोग आंदोलन चलाने की बात की गई। जनवरी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया और असहयोग आंदोलन के कार्यक्रमों के दो पक्ष थे, याद रखेंगे, जनवरी 1921 और एक नकारात्मक था और जो बहिष्कार परक था, द्वितीय जो है वो क्या था, सृजनात्मक था, रचनात्मक था। ठीक है, तो गांधी जी के कोई भी आंदोलन चलाए उसमें दो पक्ष हैं, एक तो है सरकार का विरोध करना है और दूसरा क्या करना है, समाज को हमको सुधार करना है, तो उसका रचनात्मक कार्य थे। ठीक है, तो सरकारी उपाधियों का त्याग करना है, विदेशी माल का आविष्कार करना है, सरकारी स्कूलों का आविष्कार करना, अदालतों का आविष्कार करना है, सरकारी नौकरियों का त्याग करना है, विधानमंडलों का आविष्कार करना है, शासकीय समारोहों का आविष्कार करना है। ठीक है, रचनात्मक कार्य करना है, क्या है, स्वदेशी और खादी का प्रयोग करना है, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना है, राष्ट्रीय पंचायतों का अध्ययन करना स्थापित करना है, चरखे और जन सेवा और अस्पृश्यता निवारण और नशाबंदी के खिलाफ हमको लड़ाई लड़नी है, समाज के सुधार के लिए रचनात्मक कार्य। तो गांधी जी के जितने भी आंदोलन थे उसमें रचनात्मक कार्य और सरकार के विरोधी दोनों ही तत्वों का समावेश था। ठीक है, आंदोलन का हम विस्तार बोलते हैं। आंदोलन ने शीघ्र ही अखिल भारतीय स्वरूप ग्रहण कर लिया
और इस संघर्ष के दौरान सरकार के विरुद्ध प्रयुक्त किया जाने वाला मुख्य अधिकार विधानमंडलों और शैक्षणिक संस्थाओं का बहिष्कार था। जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ इत्यादि की स्थापना हुई और बहुत बड़े-बड़े वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी, जिसमें सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, सरदार पटेल जैसे विद्वान थे। और असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। ठीक है। और पूरे देश में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। खादी स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया। किसानों और महिलाओं की ने भी असहयोग आंदोलन में जबरदस्त भागीदारी सुनिश्चित की। और मादक द्रव्य पदार्थों के खिलाफ जो है आंदोलन चलाया गया और दुकानों पर धरना प्रदर्शन किया गया। ठीक है। सरकारी प्रतिक्रिया क्या है देखेंगे। सरकार ने कांग्रेस और खिलाफत स्वयंसेवक संगठनों को गैर सरकारी घोषित कर दिया और उसको आंदोलन को दबाने के लिए अनेक दमन चक्र की नीति अपनाए और उन पर लाठीचार्ज किए गए। ठीक है। और जो है 1 वर्ष के अंदर जो है कांग्रेस के 3000 नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। फरवरी 1922 में वायसराय को गांधी जी ने एक पत्र लिखकर चेतावनी दी कि 7 दिनों के अंदर अगर दमन की कार्रवाई नहीं रोकी गई तो कर नहीं देने का आंदोलन प्रारंभ कर दिया जाएगा। ठीक है। गांधी जी ने जो आंदोलन चलाया था असहयोग आंदोलन, उनमें उनका जो आंदोलन था वह पूरी तरह से था कि अहिंसा से हमको का पालन करना है। ठीक है। लेकिन 5 फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास एक चौरी चौरा नामक स्थान पर 3000 किसानों की एक जुलूस पर पुलिस ने गोलियां चलाई, जिससे क्रुद्ध भीड़ जो है क्रोधित हो हुआ और प्रतिक्रिया के रूप में क्या किया उन्होंने पुलिस वालों को खदेड़ा और थाने में कैद कर उन पर आग लगा दी गई। और ये हिंसक घटनाओं की जानकारी जो है जब गांधी जी को पहुंची तो गांधी जी ने 12 जनवरी 1922 में जो है आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कर दी। उस समय वह अपने बारदोली सत्याग्रह कर रहे थे। ठीक है। और उनका मानना था कि राष्ट्रवादी कार्यकर्ता अभी भी अहिंसा के पाठ को नहीं समझे हैं और व्यवहार में जब तक नहीं ला सके तब तक आंदोलन जो है स्थगित रहेगा। और उन्होंने क्या किया, आंदोलन स्थगित कर दिया, जिससे कार्यकर्ताओं में सर्वत्र निराशा और क्षुब्ध व्याप्त हो गया। सुभाष चंद्र बोस ने इसे राष्ट्रीय विपदा का संज्ञा दी और उनकी कार्य पद्धति को तानाशाह की तरह बताया। मौलाना आजाद ने इसे एक बड़ी राजनीतिक भूल बताया। पर गांधी जी के अनुसार हिंसा के द्वारा सरकार मुकाबला नहीं कर सकती थी। आंदोलन की समाप्ति से उत्साहित सरकार ने दमन चक्र और तीव्र कर दिया और गांधी जी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। उन्हें 6 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई। ठीक है। असहयोग आंदोलन की दुर्बलताएं क्या। असहयोग समाप्त होने से खिलाफत आंदोलन ने मुस्लिमों में निराश फैली एवं हिंदू मुस्लिम दंगे प्रारंभ हो गए। मुसलमानों ने अपने को कांग्रेस से अलग कर लिया और आंदोलन में कृषक या श्रमिक वर्गों की मांगों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है। आंदोलन का महत्व क्या है। असहयोग और सही मामलों में प्रथम जन आंदोलन था। इस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी भी अभूतपूर्व थी और कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम, खादी, चरखा, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं का संचालन, स्वदेशी आदि राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में यह नवीन उपलब्धि थी। गांधी जी का जनता पर प्रभावी नियंत्रण सिद्ध हुआ और वे एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित हो गए। भारतीय जनता के मन में भय की भावना समाप्त हो गई और आत्मविश्वास की भावना का संचार हुआ। क्लियर चीजें ये। तो यह जो है महत्वपूर्ण असहयोग आंदोलन के संदर्भ में है। ठीक है। तो देख सकते हैं उनको 1920 में देखेंगे असहयोग के कार्यक्रम से सहमत होकर कांग्रेस इस्तीफा देने वाले नेताओं में शामिल है जिन्ना, एनी बेसेंट और जीएस खारपड़े। इसको याद रख लीजिएगा आप लोगों ने। ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम आपको बोले थे कि ये क्लास के बाद जो है कुछ जो एमसीक्यू लाऊंगा और उसके संदर्भ में मैं एमसीक्यू लाया हूँ और हम देखते हैं कि आप मेरे क्लास को कितना समझे हैं, कितना बनाते हैं आप लोग। ठीक है। इसका आंसर आप अपने टेस्ट जरूर कीजिएगा। ठीक है। गांधी ने अपने सामाजिक आर्थिक कार्यक्रमों के द्वारा भी लोगों को आकर्षित किया। इनमें से कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं था, उन कार्यक्रमों में नहीं था, जिसको आप देखिएगा, इसका आंसर बताइएगा। ठीक है। ठीक। तो पहला देखिएगा, अपने सामाजिक आर्थिक कार्यक्रमों के द्वारा लोगों को आकर्षित किया। खादी कार्यक्रम, औद्योगिक कार्यक्रम,
और उन कार्यक्रमों में शामिल नहीं था। आपको इस पर ध्यान देना है। तो दो कार्यक्रम, ग्राम पुनर्निर्माण कार्यक्रम, हिंदू मूल सहायता कार्यक्रम, हरिजन कल्याण कार्यक्रम। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपके क्वेश्चन के हिसाब से। गांधी जी ने अपने सामाजिक आर्थिक कार्यक्रमों के द्वारा भी लोगों को आकर्षित किया। और इनमें से कौन सा कार्यक्रम उन कार्यक्रमों में शामिल नहीं था। ठीक है, तो कौन सा होगा बताइएगा इसमें। हम्म। आंसर बन रहा है। इसमें आंसर होगा क्या, औद्योगिक कार्यक्रम शामिल नहीं था। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक। फिर देखते हैं, उद्योगपतियों के वर्ग ने 1920 में एक असहयोग विरोधी संघ की स्थापना की। और कौन से व्यक्ति इस वर्ग के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन है पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, जमुनालाल बजाज, जमुना दास तारकदास और सीतलवाड़ और जी डी बिरला। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा उद्योगपतियों के संदर्भ में। ठीक है, तो क्या आंसर होगा बताएंगे इसका। क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, तो इसका आंसर क्या होगा लिखेंगे आप। देखिए, जे डी बिरला, स्वामी, सॉरी, सीतलवाड़ एक उद्योगपति हो जाएंगे। और दूसरा जो उद्योगपति हो जाएंगे वो होंगे जमुनालाल बजाज। नहीं, उद्योगपतियों के वर्ग ने 1920 में एक असहयोग के विरोध संघ की स्थापना की। कौन से व्यक्ति इस वर्ग में सदस्य नहीं थे। तो कौन से इस वर्ग में सदस्य नहीं थे बताइए जल्दी से। इसका आंसर होगा ये, कहाँ गया पेन। इसका आंसर होगा आपका ए। ठीक है, इसका आंसर होगा ए, ये वाला ऑप्शन, दूसरा और पांचवा। ठीक है, इसको देखिए आप लोग। फिर है देखिएगा, गांधी, अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कुछ मांगों के लिए अंग्रेजों पर दबाव डालने के लिए प्रारंभ किया था। निम्नलिखित में से कौन सी मांग उनमें शामिल नहीं थी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कुछ मांगों के लिए अंग्रेजों पर दबाव, गांधी जी के असहयोग आंदोलन की बात कर रहा हूँ, उसको बताइएगा। तो कौन सा मतलब उसमें शामिल नहीं था, पंजाब की गलतियों का सुधार। ठीक है, दूसरा खिलाफत की गलतियों का सुधार, पूर्ण स्वराज की राष्ट्रवादी मांगों को पूरा करना, रोलेट एक्ट का रद्दीकरण। इसमें क्या होगा आंसर आपका। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, उन्होंने, ठीक है, कुछ मांगों के लिए अंग्रेजों पर दबाव डालने के प्रारंभ किया था। इनमें से कौन सा उसमें शामिल नहीं था आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए आंसर होगा। ठीक है, फिर चीजें ये समझ में आ रहा है। पूर्ण स्वराज की राष्ट्रवादी मांगों को पूरा करना, ये इसमें शामिल नहीं था। ठीक है, फिर देखेंगे हम यहाँ, जालियांवाला बाग नरसंहार के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं। तो आप देखिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं, इसको आप बताना है। ठीक है, तो पढ़िए इसको। अपने लोकप्रिय नेता सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की गिरफ्तारी, देश निकाला का विरोध करने के लिए लोग अमृतसर के बगीचों में एकत्रित हुए थे। ये सही है। उस समय पंजाब में लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल डायर था। माइकल ओ डायर की निहत्थे भीड़ पर पुलिस फायरिंग को आदेश दिया। नरसंहार के विरोध में रवि टाइगर नाइटहुड की उपाधि तैयार कर दी। और जनसंघ गांधी जी ने अपने केसरी हिंद की उपाधि ध्यान दी। तो इनमें से कौन से, जालियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं। तो क्या बताएंगे आप आंसर, कौन से कथन सत्य हैं।
बताइए इसमें। अपने लोकप्रिय नेता सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की गिरफ्तारी देश निकाला का विरोध करने के लिए और करने के लिए लोग अमृतसर के बगीचे में एकत्रित हुए थे। जालियांवाला बाग नरसंहार में कौन से कथन सत्य हैं? तो ये वाला सत्य नजर आ रहा है। दूसरा, उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल डायर था। ठीक है। माइकल ओडायर ने निहत्थे भीड़ पर पुलिस फायरिंग का आदेश दिया। जनसंहार के विरुद्ध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। जनसंहार के विरुद्ध में गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि त्याग कर दी। तो कौन सा सही है बताइए इसमें। पहला सही नजर आ रहा है। ठीक है। और कौन सही है? आपका पांचवा भी सही है। और ठीक है। तो पहला सही है और पांचवा सही है। और क्या है? चौथा सही है। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? इसका आंसर जो है बी होगा। ठीक। फिर देखेंगे असहयोग आंदोलन के सकारात्मक कार्यों में क्या शामिल नहीं था? तो सकारात्मक कार्यों में क्या शामिल नहीं था देखेंगे। राष्ट्रीय विद्यालय महाविद्यालय और निजी मध्यस्थ न्यायालयों की स्थापना, स्वदेशी को लोकप्रियता बनाना और खादी का प्रयोग करना, हिंदू और ईसाइयों के बीच सामंजस्य स्थापित करना, हरिजन कल्याण हेतु अस्पृश्यता की समाप्ति करना, नारी उत्थान और कल्याण। तो क्या शामिल नहीं था? तो क्या शामिल नहीं था? तो इसमें जो है तीसरा जो है यह शामिल नहीं था। तो इसका आंसर होगा क्या? सी। ठीक है। असहयोग आंदोलन में किन सामाजिक समूहों तथा वर्गों ने भाग नहीं लिया? तो असहयोग आंदोलन में कौन भाग नहीं लिया? देखेंगे। पढ़िए इसको। छात्र और शिक्षक, कृषक और मजदूर, जमींदार और व्यवसायी, और बड़े पूंजीपति और उद्योगपति। तो असहयोग आंदोलन में किन समूहों ने भाग नहीं लिया? इसका आंसर क्या होगा देखें। इसका आंसर ए होगा। क्या होगा? ए होगा। तीन, चार और पांच, इन लोगों ने क्या किया? भाग नहीं लिया। ठीक है। फिर हम बात करते हैं असहयोग और खिलाफत आंदोलनों के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? पढ़िए इसको। असहयोग और खिलाफत आंदोलनों के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? अखिल भारतीय कांग्रेस, विजयवाड़ा कांग्रेस ने, ये सब नहीं। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन में कौन सा कथन सत्य है? तो ये आप ये रख सकते हैं। कौन सा? ये पांचवा ही इसमें हो रहा है। ठीक है। तो आंसर हो गया इसका सी। ठीक। फिर देखेंगे बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? तो बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हो रहा है? इसका आंसर क्या होगा? 1912। 1911 में घोषणा की गई, 1912 में क्या हुआ? रद्द हुआ। भारत की राजधानी के रूप में दिल्ली को कब स्वीकार किया गया? ठीक है, स्वीकार किया गया है। दिल्ली को कब स्वीकार किया गया? तो इसकी घोषणा 1911 में हो गई है। 1909 के 19 के अधिनियम में मुख्य विशेषताएं क्या थी? द्वैध शासन था, सांप्रदायिक निर्वाचन था, प्रांतीय स्वशासन था, इनमें से कोई नहीं। तो प्रमुख विशेषता क्या थी? ये थी द्वैध शासन। ठीक है। 1919 के अधिनियम में कौन सी विशेषता नहीं थी? प्रांतों में द्वैध शासन, अखिल भारतीय संघ की स्थापना, कुछ विषय आरक्षित, कुछ हस्तांतरित। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है। कांग्रेस अपने पतन की कगार पर खड़ी और भारत में रहते हुए मेरी एक प्रबल अभिलाषा है कि शांतिपूर्ण अंत में सहयोग करूंगा। उपयुक्त कथन किसका है? तो इसका कथन किसका है? लॉर्ड कर्जन का है स्टूडेंट। कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो बेलगांव अधिवेशन को याद रखिएगा।
त्रिपुरी अधिवेशन में बोस के त्याग पत्र के बाद जो है कौन अध्यक्ष बनाया गया, तो पट्टाभी सीतारामैया, आप याद रखेंगे। ठीक है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो याद रखेंगे एनी बेसेंट थी। क्लियर है चीजें ये। तो कांग्रेस। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, तो याद रखेंगे कौन था, 20 का आंसर होगा बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है। याद रखेंगे इसको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, तो सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष थे। आप इनको याद रखिएगा। ठीक है। यह। ठीक है। अब इसमें देखते हैं तिलक के बारे में कौन सा कथन सत्य है। उनका मानना था कि समाज सुधार से पहले राजनीतिक स्वतंत्रता आनी चाहिए। वह समाज सुधार कांग्रेस के द्वारा शुरू किए जाने के पक्ष में थे। वह समाज सुधार के मामले में ब्रिटिश सरकार की पहल के विरोधी थे। वह सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को एक दूसरे से जुड़ा मानते थे। उन्होंने धर्म को राजनीति से अलग रखा। ठीक है। तो तिलक के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो आप देखेंगे। ठीक है। तो तिलक के बारे में कौन सा कथन सत्य है, असत्य है, सॉरी। तिलक के बारे में कौन सा कथन जो है असत्य पूछा जा रहा है इसमें। ठीक है। तो कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य कथन जो होगा वह समाज सुधार कांग्रेस के द्वारा शुरू किए जाने के पक्ष में थे। ये नहीं और ये पांचवा, उन्होंने धर्म को राजनीति से अलग रखा। यह असत्य है। ठीक है। उन्होंने होम रूल आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने क्या बोलते हैं, शिवाजी महोत्सव, गणेश महोत्सव को स्टार्ट किया। ठीक है। तो ये नहीं है, तो ये बातें इसमें गलत हो रही हैं। ठीक है। सितंबर 1920 के कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया, तो सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ होता है, नागपुर होता है। ठीक है। नहीं, सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन, विशेष अधिवेशन होता है ना ये, विशेष अधिवेशन जो है वह कलकत्ता होता है। इसका आंसर होगा ए। ठीक है। और जो वार्षिक अधिवेशन होता है वह दिसंबर 1920 में होता है, और यह होता है नागपुर होता है। ठीक है। तो इसके संदर्भ में जो है आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक। तो आप लोग जो है आज के क्लास में आपने क्या किया, आप ही लोग के जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश किया, जिससे आप उसकी मौलिकता बनी रहे। ठीक है। और आज की क्लास में जो है आपने 1885 टू 1920 तक बातें पढ़ी। कांग्रेस की स्थापना से लेकर हमने असहयोग आंदोलन तक के सभी पक्षों का अध्ययन किया। और वीडियो को देखते रहिए, शेयर कीजिए। ठीक है।